हेलो हेलो हेलो। गुड इवनिंग गुड इवनिंग गुड इवनिंग। क्या हाल चाल क्या हाल चाल। थोड़े से टेक इशू के कारण क्लास थोड़ी सी लेट हो गई, उसके लिए माफ़ी चाहूँगा। यस, क्या हाल चाल हैं आप लोगों के। यस, कैसे हो आप सब लोग। यस, अंशी, अमन, प्रियांशु, मीना, खुशी, आयुषी, रिशु, सावन, नीना, गरिमा, बहुत सारे बच्चे यहाँ पर जुड़े हैं। तो मैं आप सभी बच्चों का स्वागत करता हूँ इस अमेजिंग प्लेटफॉर्म फिजिक्स वाला पे। यस, एक मिनट रुकिएगा, योगेश सर का कॉल आ रहा है। हेलो। हाँ हाँ सर, क्लास स्टार्ट हो गई। एक्चुअली सर थोड़ा सा टेक इशू था, तो उस वजह से सर जो फैकल्टी गए हैं अभी उनको लेट हो गया थोड़ा सा। तो सर जस्ट क्लास स्टार्ट हो गई है सर। अरे नहीं सर, आप समझाइए बच्चों को सर। थोड़ा सा लेट हो गया। अरे सर, कहाँ से देंगे सर, 10 रुपए कमाते हैं दिन का। 10 रुपए वापस दे दो सर। ठीक है सर, बच्चे आप तक पहुंच गए वहां तक। अरे भाई साहब, चलिए बच्चों को वापस भेज दीजिए सर। बायो मत पढ़ाइए, वरना बच्चे सर ज्यादा पढ़ लेंगे कुछ। तभी मैं कहूँ यहाँ के बच्चे वहां क्यों जाते हैं। बायो पढ़ने लिए मैथ से जाते हैं बायो पढ़ने। अरे नहीं सर। ठीक है सर, ठीक है सर, पढ़ाने दीजिए, वरना बच्चे कहेंगे पूरा पैसा वापस करो। ओके सर, ओके सर। यस। हे तुम एक मिनट, तो तुम लोग कहाँ घूमते रहते हो हैं। तुमने वहां जाके शिकायत कर दी कि योगेश सर से हैं, बायो वाले मास्टर से, कि सर जी नहीं आए हैं। अगर किसी ने अब यहाँ पर हाँ शिकायत करी हमारी, तो हम बता रहे हैं, ठीक है। यस, सभी बच्चों का नाम हम ले दिए हैं। गुड गुड। है यार, तो पैसा वापस करो बता रहे हो हैं। मैथ्स वाले बच्चे बायो पढ़ने चले गए, कभी कभी बायो वाले मैथ्स में आ जाते हैं। है तुम लोगों का पेज ढीला वीला है क्या मित्र लोग हैं। हाँ चलिए, ओके, तो चलिए क्लास को स्टार्ट करते हैं। यस, सोनाली, इकरा, शुभम, अनुष्का, दृष्टि, दीपाली, पूर्णिमा, तुम लोग शिकायत ही कर दिए वहां जाके कि मैथ्स का क्लास नहीं स्टार्ट हुआ है, पैसा वापस करो हमारा। अब पहली बात तो तुम्हारा पैसा हमारे पास आता नहीं है। रुपल्ली हमको 10 रुपए मिलता है दिन का, हम तुमको वापस कर देंगे तो हम क्या कमाएंगे यार। मेहरारू को क्या खिलाएंगे दोस्त, घर पे क्या देंगे यार। हैं। चलिए, तो क्लास को स्टार्ट करते हैं दोस्त, जल्दी से फटाफट से। यस यस यस। तो मैं हूं आपका अपना बहुत प्यारा अनुभव भैया। बच्चे प्यार से मुझे गाइडर भैया के नाम से जानते हैं, उसके लिए तहे दिल से धन्यवाद। और मैं आप सभी बच्चों का स्वागत करता हूं इस अमेजिंग प्लेटफॉर्म फिजिक्स वाला पे, और आप देख रहे हैं यूपी की मोस्ट पावरफुल मैथ्स की क्लास अपने अनुभव भैया के साथ, गाइडर भैया के साथ। यस चपड़ गंजूस। सर आपकी शादी हो गई। हाँ हो गई, बहुत पहले हो गई थी हमारी। यस, आप मैरिड हो। हाँ भाई हाँ। यस, वेरी गुड। तो गाइडर भैया की गैंग के मेंबर एक बार फटाफट से चैट पे लिख दो दोस्त, गाइडर भैया की। यस गैंग ए, गाइडर भैया की पे अगर आगे कोई रुका तो हम समझ लेंगे तुम लोगों को गाली दे रहे हो, हम करवा देंगे ब्लॉग। हाँ, गाइडर भैया की गैंग के मेंबर पूरा लिखना है फटाफट से, ये हमारा हैशटैग चलता है। इस गैंग के लोग बड़े ही शानदार होते हैं, मैथ्स में 100 में 100 लाने के लिए आतुर, मैथ्स की क्लास में आने के लिए बिल्कुल क्या बोलते हैं उत्सुक, और मैथ्स को सीखने के लिए बिल्कुल चतुर। यस, फटाफट से चलिए भाई स्टार्ट करते हैं क्लास को। यस, एक सॉन्ग सुना दीजिए यार। पहले तुम लोग कहते हो यस गाइडर भैया की गैंग के मेंबर, पहले तुम लोग कहते हो कि सर जी मजाक वजाक मत किया करो। मैं कमेंट पढ़ रहा था, उसमें था कि ये मास्टर, अब वो थोड़ा सा सीरियस वे में लिखा था बच्चे ने। अब वहां हम पढ़ रहे हैं तो हमारे दिल को ठेस लग गया, कल हम सो नहीं पाए। सही में कल हम नहीं सो पाए, इसी चक्कर में हम सोचे थे कि पहले आएंगे परिश्रम हिंदी मीडियम वालों को बहुत डांटेंगे हम, फिर लेकिन यार तुम लोगों को देखते हैं दिल पिघल जाता है, हम सोचते हैं छोटे छोटे टिन्नी टिन्नी भर के हो, तुमको हम क्या डांटें। हाँ, एक बच्चा वहां लिख रहा था कि सर ज्यादा मजाक वजाक मत किया करो, चुपचाप पढ़ाया करो, चले जाया करो। एक दूसरा बच्चा लिख रहा है, पता नहीं कहाँ, फलाने फलाने से हमको कंपेयर कर रहा है कि वो तो अपने सरकारी नौकरी छोड़ के बैठे हैं, 3 लेक्चर में पहला चैप्टर करा दिया, ये 8-9 लेक्चर में बकबक कर रहे हैं, संबंध फलन किए जा रहे हैं। एक बात बताओ, हम 2 महीने में अगर पूरा सिलेबस खत्म कर दिए तो बाद में हमसे मत कहना कि सर जी ने बहुत फास्ट पढ़ाया। अगर हम 2 महीने में सिलेबस खत्म कर दिए तो हमसे बाद में मत कहना फास्ट पढ़ाया। और दूसरी बात, रही बात किसी ने सरकारी नौकरी छोड़ी है, किसी ने कुछ छोड़ा है तो फैकल्टी ही।
हमने भी बीटेक किया है बाबू, और कहां से किया है? HBTI कानपुर से, जाना माना कॉलेज है। अच्छा खासा पैकेज, यहां से 2 गुना 3 गुना मिल रहा था हमको, लेकिन हम कॉलेज के दौरान ही इतना कमा रहे थे कि हमको और किसी फील्ड में जाने का मन ही नहीं किया। खैर, अब ये सब हम अपनी तारीफ करेंगे, इससे क्या फायदा है ना? यस, बात समझ में आई? आप हाँ, मैं समझ रहा हूं। आप लोग जिसको हवा बनाए फिरते हो ना, JEE, मेंस तो क्वालिफाई किया ही किया हूं, उसके साथ साथ एडवांस का नाम सुने हो कभी? दिखा दूंगा मैं रिजल्ट। एडवांस का देखना नहीं चाहता क्योंकि मुझे IIT कानपुर में जाना था। एडवांस का रिजल्ट मैं नहीं देखना चाहता, केमिस्ट्री से मुझे घृणा होती है, हेट। एडवांस में अगर मैं मैथ्स में बात करूं तो हमारे समय में भैया 120 नंबर का पेपर हुआ था। 120 में रिजल्ट दिखा दूंगा 98 थे। बच्चे नेगेटिव में नंबर लाते हैं, मेरे 98 नंबर थे एडवांस में, जिसको आप हुआ बनाए हो। मेंस की अगर बात करें, 100 नंबर का पेपर होता है, 100 में मेरे 92 थे, और 2 क्वेश्चन जो मैंने छोड़े थे वो NTA ने। NTA कौन है? NTA भैया एक तरीके से एक एजेंसी है जो JEE का पेपर करवाती है। 2 क्वेश्चन जो मैंने छोड़े, मुझे इसका आंसर नहीं आ रहा था, तो अब एक बच्चा लिख रहा है, सर जी सारे टीचर यही कहते हैं, इसीलिए तो हम कहना नहीं चाहते थे। तो NTA ने 2 क्वेश्चन गलत ही दिए थे, मैंने 100 में से 92 नंबर स्कोर किए थे, लगभग 100 परसेंटाइल था। अब ये सब बता के मैं अपना ऑरा प्लस करूंगा? मेरा ऑरा है प्लस। हद तो यहां तक हो गई, हद तो यहां तक हो गई कि एक बच्चे ने कहा कि सर आप अपनी फोटो योगी जी मोदी जी के साथ लगाकर दिखा रहे हो, उनका नाम भी डुबा रहे हो, खाली बकबक करते हो, पढ़ाते कुछ नहीं हो। योगी का नाम डुबा रहे हो, मोदी का नाम डुबा रहे हो। हमने वो पढ़ा, मेरी आंखों में आंसू आ गए। लिटरली ये मैं आपको ऐसे मजाक में बता रहा हूं, ऐसे हल्के मन से बता रहा हूं, लेकिन उस समय जब मैंने पढ़ा तो आंखों में आंसू आ गए। मैंने कहा नहीं आएंगे तो यहाँ पर हम डांटेंगे पहले बच्चों को वगैरह, लेकिन फिर ये हुआ कि ठीक है भाई, आपकी स्वतंत्रता है, आप चाहो तो जो कहो, है ना? चलिए कोई बात नहीं। बाकी यार छोटे मोटे टीचर हैं, आते हैं चुपचाप पढ़ाते हैं चले जाते हैं, हंसी मजाक नहीं करेंगे आज के बाद से, है? क्या हो गया? हंसी मजाक हम क्यों करते हैं? अपने लिए। हम मालिक, हम बहुत खुश रहता हूँ। हाँ, हम बहुत खुश रहता हूँ। जहां हमारा मूड थोड़ा सा भारी हुआ, तुरंत हम इंस्टा खोल के रील स्क्रॉल कर लेता हूँ। नॉलेज पहले से बहुत है, कोई दिक्कत नहीं हमको। किसके लिए हम मजाक करते हैं, किसके लिए हम थोड़ा सा हंसी मजाक करते हैं? तुम्हारे लिए। चलो कोई बात नहीं। तो भैया यहां पर संबंध एवं फलन का लेक्चर नंबर होने वाला है 8, और इसमें हम लोग क्या पढ़ने वाले हैं? बहुत बेहतरीन बातों को पढ़ने वाले हैं, ठीक है? चलिए तो क्लास को स्टार्ट करते हैं भाई यहीं पर फटाफट से। यस यस, चलिए भाई फटाफट से क्लास को स्टार्ट करते हैं। ये है हमारा टेलीग्राम चैनल, इस पे जुड़ने का मन करे तो जुड़ जाना, ना जुड़ने का मन करे मत जुड़ना। अभी मैं बोल दूंगा टेलीग्राम पे जुड़ जाना, कहोगे मास्टर है टेलीग्राम पे जुड़ने को बोलता, पढ़ाता ही नहीं। अब हम क्या करें? पता चले हम कहीं सांस ले लें तो तुम लोग कहोगे कि यार देखो मास्टर पढ़ाता नहीं, सांस लेता है। अब अरे सॉरी, तुम लोग काहे बोल रहे हो यार? ठीक है, सुनो ध्यान से, है ना? चलो बेहतरीन। तो अरे हमारा ही मिस्टेक रहा होगा कहीं ना कहीं, हम ज्यादा मजाक कर दिए होंगे, माफी चाहते हैं, अब से हम नहीं करेंगे मजाक। सीरियसली आएंगे, पढ़ाएंगे, 1 घंटे में क्लास छोड़ के जाएंगे, हमारा भी काम खत्म है। जितना पैसा मिल रहा है हमको, 1 घंटे का ही पैसा दे रहे हैं लोग, हम 1 ही घंटा पढ़ाऊंगा, भाग जाऊंगा यहाँ से, देखना भी तुम। करेक्ट 7 बजे हम भाग जाऊंगा यहाँ से। हाँ, ज्यादा हम भी काहे पढ़ाए हैं? हमको जितना पैसा मिल रहा है हम उतना ही पढ़ाएंगे, अब से हम बता रहे हैं। तो पहला टॉपिक है हमारा आज का फलनों का संयोजन, दूसरा है व्युत्क्रमणीय फलन, तीसरा है फलनों के संयोजन एवं व्युत्क्रमणीय फलन पर महत्वपूर्ण प्रश्न। अब बढ़िया बढ़िया उदाहरण करेंगे, अब बढ़िया बढ़िया सवाल लगाएंगे, थोड़ी पढ़ेंगे, कॉन्सेप्ट पढ़ेंगे, भाग जाएंगे यहां से, ठीक? हाँ यस। हाँ सारी, अरे अरे सारी काहे कर रहे हो? अरे सॉरी कहाँ लिख रहे हो? अरे बस हो गया, हो गया, हो गया, हाँ हो गया, हो गया, हो गया, हो गया, ही अरे हाँ हो गया बस। अच्छा दिल बना दो, जितनी भारी मात्रा में दिल बनाओ, जितना ज्यादा दिल बनाओगे हम उतना ही ज्यादा हंसा हंसा के पढ़ाएंगे। हाँ, अगर दिल नहीं बना तो हम हंसा हंसा के नहीं पढ़ाएंगे, फिर हम सीरियसली पढ़ाएंगे, चले जाएंगे यहाँ से।
दिल बना दो फटाफट। दिल बनाओगे, जितनी ज्यादा मात्रा में दिल होगा उस फिर हम हंसा हंसा हम सारी बातें भूल जाएंगे, हंसा हंसा पढ़ाएंगे। हाँ बताओ रे। बना दिल बना, दिल बना ही। ठीक है, हम दिल पे पत्थर रख के मुंह पे मेकअप कर लिए हैं। अब गाना नहीं था, दिल पे पत्थर रख के मुंह पे मेकअप कर लिया कि सैया जी से आज हमने ब्रेकअप कर लिया। हाँ, हम तुम लोगों से ब्रेकअप करने वाले थे। हाँ, लेकिन फिर ठीक है, तुम लोग बच गए। हाँ ठीक ठीक, हो गया। हाँ ठीक, गुड। अरे बाप रे बाप, आई लव यू बच्चा, लव यू। हम तुमसे ब्रेकअप करने वाला था तुम लोगों से, लेकिन बच गए हो तुम लोग। हाँ गुड। चलो क्लास को स्टार्ट करते हैं। माँ माफ कर दिए भैया, माँ। अरे बाप रे बाप, 500 पहुंचने वाला है दिल हमारा। अरे बाप रे, 600 पहुंच गया। अरे माफ कर दिए, माफ कर दिए मित्र, माफ कर दिए। चलिए स्टार्ट करते हैं, क्लास को स्टार्ट करते हैं। हाँ चलिए, यस चलिए स्टार्ट करते हैं। तो अरे 700 पहुंच गया। लव यू बच्चा, लव यू लव यू लव यू। अरे क्या बात है, क्या बात है, सैल्यूट। इतना प्यार करते हो तुम लोग हमसे। चलो बेहतरीन, शानदार। तो चलिए भाई क्लास को स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले तो यहां पर रिकैप जैसी कोई चीज है नहीं, मतलब पिछली क्लास में हम लोगों ने केवल क्वेश्चंस किए थे। देखो एनसीईआरटी के में जैसे एक बच्चे का डाउट पड़ रहा था, एक बच्चे को कमेंट पड़ रहा था, सर एनसीईआरटी के लाइन बाय लाइन क्वेश्चन कराओ। अरे चपड़गंजू, अगर मैं लाइन बाय लाइन क्वेश्चन करवा दूंगा तो मित्र तुम क्या करोगे? मैं यहां पर जितने क्वेश्चंस पीवाईक्यूज में आ रखे हैं, मुझे लगता है कि भाई इस क्वेश्चन में कुछ तो चटपटा है। बच्चे यहां पर ये कॉन्सेप्ट नहीं समझ पाएंगे, झेल पाएंगे। जहां पर मुझे लगता है कि ये सवाल में क्वेश्चन ऐसा है बच्चे दब जाएंगे, तो वो क्वेश्चन मैं बताता हूं। अरे बाप रे बाप, सर जी एक बार बोल दो धूम ताना ना ना। अरे बोल दिए हम धूम ताना ना ना, हो गया हो गया। राजा वाला व्यक्तित्व, क्लास में बच्चों से प्यार लो, राजा वाला व्यक्तित्व। हाँ अरे बाप रे, 1000 पहुंच गया। राजा वाला व्यक्तित्व, क्लास में खड़े हैं, बच्चों से गुस्सा हो गए, फिर बच्चे से बोल दिए कि दिल बनाओ, गुस्सा नहीं होंगे, बच्चे दिल बना रहे हैं। राजा वाला व्यक्तित्व, क्या बात है। चलिए प्रेजेंटी भी लगा दिए हम। चलिए भाई, तो रिकैप यहां पर हम लोग कुछ ऐसा था नहीं जो हम लोग लास्ट क्लास में बहुत थ्योरी पढ़े थे, कॉन्सेप्ट पढ़े थे। हम लोगों ने केवल क्वेश्चंस लगाए थे, ठीक है। तो केवल क्वेश्चंस हम लोगों ने लगाए थे, तो उसके लिए रिकैप कुछ है नहीं। मैं सीधे आता हूं और यहां पर अब स्टार्ट करता हूं। क्या, ध्यान से समझना, मैं अब यहां पर सीधे आता हूं और अब यहां पर स्टार्ट करता हूं। बच्चा लोग ध्यान से समझना। यस, कुछ क्वेश्चंस को, बेहतरीन बेहतरीन क्वेश्चंस को, ठीक है। तो अच्छे अच्छे क्वेश्चंस लाया हूं मैं। जैसे यहां पर देखो, ये क्वेश्चन कितना बेहतरीन है। ये एनसीईआरटी का उदाहरण है, जल्दी से समझना। ये एनसीईआरटी का उदाहरण है। अब ये इतना बेहतरीन क्वेश्चन है, जरा ध्यान से समझो। यहां पर हमसे क्या कहता है, ध्यान समझना। यहां पर हमसे क्या कहता है, मैं चैट ऑफ कर रहा हूं थोड़ी देर के लिए। यहां क्वेश्चन हमसे कहता है कि सिद्ध कीजिए कि फलन है हमारे पास 2x, और फलन कहां से कहां है, n समुच्चय से n समुच्चय में, मतलब प्राकृतिक संख्याओं के समुच्चय से प्राकृतिक संख्याओं के समुच्चय में। फटाफट ध्यान से सुनना, बहुत बेसिक सा कॉन्सेप्ट है, आप समझ गए होंगे क्या करना है। अब ये एनसीईआरटी का उदाहरण है, तो जिस तरीके से मैं यहां पर आपको थ्योरी बता रहा हूं कि भैया किस तरीके से आपको कॉपी पे लिखना है, आप वो वाला कॉन्सेप्ट भी एडॉप्ट कर सकते हो, उसको भी सीख सकते हो, या फिर आप यहां पर जो एनसीईआरटी में दिया गया है उसको भी समझ सकते हो। करना क्या है, सबसे पहले आपको ध्यान में रखना है कि भैया फलन क्या था। फलन दिया गया था n समुच्चय से n समुच्चय में, और फलन था यहां पर fx हमारे पास 2x। बात समझ में आ गई। तो अब यहां पर आप समझो, प्रांत क्या है भैया n, और सह प्रांत क्या है n। मैं यहां पर कर रहा हूं आलेखीय विधि के द्वारा। मैं कौन सी विधि अपना रहा हूं, मैं यहां पर आलेखीय विधि के द्वारा यहां पर इस प्रश्न को कर रहा हूं। यस और नो, कोई दिक्कत तो नहीं। अब जरा ध्यान से समझें आप लोग, बच्चा लोग आप लोग ध्यान से समझें। यहां पर ये क्या है, n समुच्चय, और यहां पर ये क्या है हमारे पास n समुच्चय। अब ये क्या है n समुच्चय, और ये भी क्या है n समुच्चय।
बहुत ध्यान से समझना, पुराने तरीके से पढ़ाऊंगा, भूल चुका हूं सब कुछ जो आप लोगों ने कमेंट में किया था। अरे मैं हूं गाइडर भैया, मैं गाइडर भैया हूं रे। ध्यान से समझो, यहां पर n मतलब प्राकृतिक संख्याओं का समुच्चय, शुरुआत कहां से होगी? 1 से। मैं लिख देता हूं n का मतलब प्राकृतिक संख्या, और स्टार्टिंग कहां से होगी? 1 2 3 4 5 6 वगैरह वगैरह, चलता जाएगा चलता जाएगा चलता जाएगा। तो n की शुरुआत हुई 1, फिर आया 2, फिर आया 3, फिर आया 4, फिर आया 5, फिर आया 6, फिर आया 7, फिर आया 8, ऐसे करते करते नीचे तक चले गए, अनंत तक। कहां तक? अनंत तक। फिर यहां भी आया 1, यहां आया 2, यहां आया 3, यहां आया 4, यहां आया 5, करते करते कहां चले गए? अनंत तक चले गए। अब जरा ध्यान से समझें आप लोग, यहां पर अगर आप देखें तो सबसे पहले आपको क्या समझ में आएगा कि भैया fx क्या था हमारे पास? fx था 2x। बात समझ में आ गई? हमने जानबूझकर सबसे पहले भैया n में पाया जाता है x और इधर पाया जाता है y, हमने सबसे पहले x को रखा 1। तो कितने बच्चे ये समझ गए कि जैसे ही हम इसमें x को रखेंगे 1, तो भैया जैसे ही x को 1 रखा तो यहां पर क्या हो जाएगा? ये पूरा पूरा बन जाएगा f1, यानी कि 2 इंटू 1 यानी कि 2। कितने बच्चे ये समझ गए कि जब x बराबर 1 था तो f1 क्या आया है भैया? 2। मतलब एक का प्रतिबिंब किसको लगा? एक का प्रतिबिंब किसको लगा? मतलब एक का तीर किसको लगा भैया? 2 को जाकर। यस और नो? एक का तीर किसको लगा? 2 को जाकर। यस और नो? हमने x को उठाकर इस फलन में रखा तो हमें क्या मिला? 2 मिला। अब कितने बच्चे समझ गए कि जैसे ही x को उठाकर हम 2 रखेंगे हमें क्या मिलेगा भैया? 4 मिलेगा। x को 2 रखो 4 मिलेगा, x को 3 रखो तो 6 मिलेगा। वैसे ही आप अगर ध्यान से देखो तो भैया जैसे ही x को 4 रखोगे तो यहां पर 8 मिलेगा। यस और नो? तो कितने बच्चे समझ गए कि भैया एक का तीर एक को, इसका तीर इसको, इसका तीर इसको, मतलब एक का तीर एक को लग रहा है, मतलब ये फलन कैसा है? एक कैकी। बात समझ में आ गई? अच्छा, क्या यह आच्छादक है कि अंतःक्षेपी है? मतलब आच्छादक कब होगा? आच्छादक तब होता, ये जो सहप्रांत है ना हमारे पास n, इस सहप्रांत में जितने भी अवयव उपस्थित हैं 1 2 3 4 5 6, सभी को तीर लगता। अगर सभी को तीर लगता तो सारे के सारे कहां शामिल होते? परिसर में शामिल होते। लेकिन एक को तीर नहीं लगा, 3 को नहीं लगा, 5 को नहीं लगा। तो जब इनको तीर नहीं लगा तो क्या ये परिसर में शामिल होंगे? नहीं। अगर ये परिसर में शामिल नहीं है तो इसका मतलब सहप्रांत बहुत बड़ा है और भैया परिसर छोटा सा है, जिसमें क्या रहा है? केवल सम संख्याएं 2 4 6 8 10 12 14 16 18 20। तो सहप्रांत बहुत बड़ा है, परिसर छोटू सा है। तो सहप्रांत जब बड़ा हो जाए परिसर से तब वह फलन होता है अंतःक्षेपी। यस और नॉट? तो भैया ये कैसा है? अंतःक्षेपी है, एक ही है, अंतःक्षेपी है। अब बच्चे कहेंगे सर ऐसे करेंगे कॉपी पे तो नंबर कटेंगे क्या? हाँ, अभी कट सकते हैं, कुछ लिखना पड़ेगा आपको। क्या लिखना पड़ेगा? हम लिखेंगे अतः। अब देखो लिखना क्या है, जो आपने यहां पर लिखा है अभी तक इसमें बस कुछ बातें जोड़ दो। क्या? अतः प्रांत में उपस्थित, अब ध्यान से समझो, अतः प्रांत में उपस्थित प्रत्येक अवयव, अतः प्रांत में उपस्थित प्रत्येक अवयव का प्रतिबिंब अलग अलग है, अलग अलग है। आप अगर ध्यान से देखो ना तो प्रांत में जितने भी अवयव उपस्थित थे, एक का प्रतिबिंब क्या है? 2, 2 का क्या है? 4, 3 का क्या है? 6, 4 का क्या है? 8, 5 का होगा 10। तो कहने का मतलब यह है कि प्रांत में जितने भी अवयव उपस्थित हैं सभी का प्रतिबिंब भिन्न भिन्न है, अलग अलग है। अतः हम लिखेंगे अतः फलन एक ही है, अतः फलन एक ही है। बात समझ में आ गई दोस्त? अच्छा, वैसे ही अगर आप ध्यान से देखो तो अब बारी किसकी आ गई? अब बारी आ गई कि भैया यह फलन आच्छादक नहीं है। कोई फलन अगर आच्छादक ना हो,
अगर कोई फलन आच्छादक ना हो तो वो क्या होता है भैया, तब वह होता है अंतक्षेपी। ये मैं आपको बता चुका हूं। तो अब ये आच्छादक नहीं है, मतलब ये क्या है, अंतक्षेपी है। अब जरा ध्यान से समझना, यहां क्या लिखोगे, आच्छादक नहीं है उसके लिए क्या लिखोगे कि भैया, अब ध्यान से देखो, किसी एक को पकड़ो, किसको तीर नहीं लग रहा था भैया, एक को तीर नहीं लग रहा था। ऐसे दूसरा बच्चा उठ के आएगा, कहेगा सर तीर तो 3 को भी नहीं लग रहा था, तीर तो 5 को भी नहीं लग रहा था। कोई एक अवयव पकड़ लो, मान लो आपने 1 पकड़ लिया, तो हम क्या बोलेंगे, सह प्रांत में उपस्थित, सह प्रांत में उपस्थित, सह प्रांत में उपस्थित अवयव एक का कोई भी पूर्व प्रतिबिंब, कोई भी पूर्व प्रतिबिंब, कोई भी पूर्व प्रतिबिंब प्रांत n में उपस्थित नहीं है। नहीं समझे मैं क्या कह रहा हूं, बस ये लिखना आना चाहिए आपको। आप अगर ध्यान से देखो तो मैंने क्या लिखा कि सह प्रांत में उपस्थित अवयव एक का कोई भी पूर्व प्रतिबिंब प्रांत n में उपस्थित नहीं है। क्या एक को कोई तीर मारेगा, नहीं मारेगा। इसका मतलब यह है कि एक का कोई भी पूर्व प्रतिबिंब यहां नहीं उपस्थित है। अब आप भूल गए होंगे क्या होता है प्रतिबिंब, क्या होता है पूर्व प्रतिबिंब, तो मैं आपको बताता हूं। एक ने किसको तीर मारा, 2 को, तो एक का प्रतिबिंब क्या है, 2, और 2 का पूर्व प्रतिबिंब क्या है, 1। प्रांत में पाया जाते हैं पूर्व प्रतिबिंब, प्रांत में पाए जाते हैं पूर्व प्रतिबिंब, और सह प्रांत में पाए जाते हैं प्रतिबिंब। तो 1 का प्रतिबिंब है 2 और 2 का पूर्व प्रतिबिंब है 1। फिर यहां नीचे आ जाओ, यहां 2 का प्रतिबिंब है 4 और 4 का पूर्व प्रतिबिंब है 2। लेकिन यहां सह प्रांत में एक ऐसा अवयव उपस्थित है 1 जिसका कोई भी पूर्व प्रतिबिंब नहीं है। अर्थात हम यह कहेंगे, बहुत ध्यान से समझना, यह बफरिंग कर रहा है, हाँ, हम यह कहेंगे कि सह प्रांत में उपस्थित अवयव 1 का कोई भी पूर्व प्रतिबिंब प्रांत n में उपस्थित नहीं है। अर्थात परिसर छोटा हो गया, अर्थात परिसर छोटा हो गया, या दूसरी भाषा में हम कहें तो परिसर एक उपसमुच्चय हो गया, किसका भैया, सह प्रांत का। और जब भी ऐसा होता है तो हम क्या समझते हैं कि फलन आच्छादक नहीं है। अगर आच्छादक नहीं है तो क्या हो जाएगा बच्चा, अंतक्षेपी हो जाएगा, काम खत्म। बात समझ में आ रही है। ये बहुत बेसिक सी बातें हैं जो आपको समझनी है। तो एक ही तो है लेकिन आच्छादक नहीं। तो ये एनसीईआरटी का उदाहरण है और भैया पीवाईक्यू में आ चुका है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस में, तो इस वजह से इंपॉर्टेंट है। अब जैसे ध्यान से समझो, ये सवाल देखो, तो इस सवाल में ध्यान से देखना, इस सवाल में आपको क्या समझ में आएगा कि फलन वही था, fx क्या था, 2x। अब यहां फोटो बदल गई। जैसे मैं आपको बताऊं तो जैसे एक बार चैट पे लिख दो क्लियर है सर, फिर हम आगे चलते हैं। क्लियर है भैया, सर मत बोलना कोई। अब जैसे मैं आपको बताऊं, जैसे हमारे समय में 2016 में, 17 में, 18 में, मुझे लगता है 17 के आसपास की बात है, हम लोग क्लास में थे, तो जो क्लास की लड़कियां थी उस समय नया नया इंस्टाग्राम आया था, है ना, नहीं इंस्टाग्राम पुराना था, इंस्टाग्राम में फिल्टर नया नया आया था। तो हुआ क्या, अब जियो लॉन्च हुआ, है ना, 17, 18, 16 की बात है, जियो लॉन्च हुआ। अब हम लोग तो अपने क्लास में लड़कियों को देखते ही हैं। अब क्लास में लड़कियों को देखते तो हमें तो मालूम है भैया कि एक बार गर्म पानी से मुंह धुला दो, असलियत सामने आ जाएगी। हमको तो मालूम ही है भैया, देखते थे रोज हम लोग। हाँ देखते ही थे, मतलब बातचीत होती थी, दोस्त थे हम लोग। तो एक दिन इंस्टाग्राम हमने उस समय चलाना चालू किया था, नया नया शौक था। वहां स्टोरी देख ली हमने, उसमें लगा था फिल्टर। हमने कहा अरे बाप रे बाप, रातों रात है? ये क्या हो गया, जज्बात बदल दिए, वक्त बदल दिया। मैं कहा रातों रात खूबसूरती, मैं कहा अरे सेंटा क्लॉज खूबसूरती दे गए क्या। तो फिर हमको लगा यार ये बड़ा गजब है, मतलब क्लास में तो कुछ और, यहां कुछ और। मैं कहा अरे भाई साहब। फिर अगले दिन फिर हम गए, फिर हमने देखा, हमने कहा कुछ तो गड़बड़ रे बाबा। फिर हम सीधे मुंह पे पूछ दिए, हाँ हम कहा ये बताओ फोटो में ज्यादा सुंदर लग रही थी। कहने फिल्टर होता है, फिल्टर।
तो फिल्टर का यूज करने से चेहरा बदल जाता है। हाँ, तो कभी मोबाइल में फोटो देखना तो भरोसा ना करना, पहले सामने बुला लेना एक बार। हाँ, और ज्यादा हो तो गर्म पानी से धुलवा देना मुंह कि देखो भैया ठंडे पानी से मत धुलवाना, ठंडे पानी से मेकअप नहीं छूटता है। हाँ, हमको बहुत बाद में पता लगा कि ठंडे पानी से मेकअप नहीं छूटता है। मेकअप मालूम कैसे छूटता है? जब गर्म पानी से, उसमें इतना सब कुछ लगाए रहते हैं। हाँ, थिनर, आई काजल, ये वो, तो ठंडे पानी से छूटता है वो। हाँ, वो होता नहीं फाउंडेशन, छूटेगा किसी गर्म पानी से। तो फिल्टर लगाने से फोटो सुंदर हो जाती है। तो ये काम करता है फिल्टर के तरीके। अभी फिल्टर ये वाला लगा है तो फोटो बदल गई। कैसे बदल गई? ये एकाएकी भी है, आच्छादक भी है। अब यहां देखो जरा, यहां हमने फिल्टर दिया था बदल। ध्यान से देखो, ये फिल्टर है हमारे पास, तो एकाएकी था लेकिन आच्छादक नहीं था। तो फिल्टर बदलने से, क्लियर है? हाँ, फाउंडेशन फेस पाउडर, क्या बात है भाई, बात समझ में आ गई। तो कहीं ना कहीं सर इतना सच नहीं बोलना था, ध्यान से समझो। कहीं ना कहीं यहां पर ध्यान से समझें आप लोग, कहीं ना कहीं जैसे ही फिल्टर आप बदलते हो तो भैया फोटो बदल जाती है। अभी क्या था, फलन एन से एन, देखो फलन सेम है, देखो चेहरा वही, फिल्टर नया तो फोटो नहीं। सर जी दिमाग में बैठ गया। देखो चेहरा वही, फिल्टर नया तो फोटो नहीं। फिल्टर था एफ एन से एन तो एकाएकी था, आच्छादक नहीं था। या देखो चेहरा वही, ये वाला नहीं, ये वाला चेहरा वही, फिल्टर नया तो फोटो नहीं। वो एकाएकी था, आच्छादक नहीं था। ये एकाएकी है, आच्छादक भी है। और इसको मैं ऑलरेडी करवा चुका हूं। क्या बात समझ में आ गई? चलो मैं फिर से करवा देता हूं, आप लोगों की डिमांड पर मैं फिर से करवा देता हूं। हम देखो यहां कुछ बोल रहे हैं, वहां एक लिख दिया लव यू डैश डैश, एक लड़का है किसी लड़की को लिख दिया लव यू डैश डैश। हम बंद ही कर दे रहे हैं चैट, तुम लोग हमको नौकरी से निकलवाओगे किसी दिन। अब जरा ध्यान से सुनना, यहां पर अगर हम ध्यान से देखें तो सबसे पहले यहां पर हमें सिद्ध करना है कि फलन जो दिया गया है एकाएकी है, आच्छादक है। आज मैं आपको आच्छादक के लिए एक तरीका और बताता हूं। सबसे पहले एकाएकी कैसे सिद्ध करना है, ध्यान से समझो। एकाएकी सिद्ध कैसे करना है? यहां पर फलन हमारे पास क्या था? तो भैया फलन था हमारे पास 2x। बात समझ में आ गई? हमने दो अवयव यहां पर मान लिए कि माना दो हमारे पास अवयव हैं, एक x1 एक x2, जो भैया यहां पर r में पाए जा रहे हैं, मतलब प्रांत में पाए जा रहे हैं। ठीक है, तो भैया fx बराबर क्या था? 2x। अब हमने क्या किया, यहां पर सबसे पहले x की जगह पे रखा fx1, तो ये क्या हो जाएगा 2x1। और फिर यहां पर हमने निकाला fx2, तो ये क्या हो जाएगा 2x2। अब जानबूझकर हमने fx1 और भैया fx2 को कर दिया बराबर, तो यहां पर हो जाएगा 2x1 बराबर में 2x2, 2 से 2 कैंसल, तो x1 बराबर x2, बात खत्म। x1 बराबर x2, इसका मतलब प्रांत में उपस्थित भिन्न भिन्न अवयवों के लिए भैया प्रतिबिंब भी भिन्न भिन्न है। मतलब ये कैसा है? ये हमारे पास एकाएकी है। ये हमारे पास कैसा है? ये हमारे पास एकाएकी है। बात समझ में आ गई? अब जरा ध्यान से समझना, यहां पर अगर हम देखें तो आच्छादक की जांच कैसे करोगे, आच्छादक को सिद्ध कैसे करोगे? तो सबसे पहले क्या करना, देखो अब मैं आपको बता रहा हूं एनसीईआरटी का तरीका, जो आपको अभी तक शायद मैंने नहीं बताया है। तो एनसीईआरटी का तरीका क्या है, ध्यान से सुनना। एनसीईआरटी का तरीका क्या है? एनसीईआरटी का तरीका कुछ इस प्रकार से है, ध्यान से सुनो। एनसीईआरटी का तरीका क्या है? सबसे पहले आप एक स्वेच्छ अवयव y मानो। स्वेच्छ अवयव y है, जो कहां पाया जा रहा है भैया? r में। अभी r क्या है? सहप्रांत। एक स्वेच्छ अवयव y मानो, जो भैया कहां पर पाया जा रहा है? सहप्रांत में पाया जा रहा है। आप क्या कहोगे? आप कहोगे y बराबर क्या है? fx। और fx खुद क्या है? 2x। यस और नो? fx खुद क्या है? 2x। अब यहां से y बराबर कुछ ना कुछ x दिया है। अब यहां से y बराबर क्या दिया था? 2x दिया था। अब y बराबर कुछ ना कुछ x दिया है, तो x बराबर कुछ ना कुछ y निकालो। मतलब अभी तक y अकेला था, y सिंगल था। अब x को सिंगल करो, तो x को सिंगल कैसे करोगे? 2 को उठाओ, y के नीचे भेज दो,
तो यहां पर हो जाएगा x बराबर y/2। अब देखो एनसीईआरटी का तरीका, यहां तक कि मेरा तरीका एनसीईआरटी का तरीका सेम था। अब एनसीईआरटी के तरीके में क्या होगा, बस कुछ मत करो, fx क्या था हमारे पास, fx था हमारे पास 2x। यहां पर जो आया है ना हमारे पास x बराबर y/2, इसको उठाओ, x बराबर y/2 जो आया है इसको उठाओ और यहां x में पटक दो, है ना, ये वाला x उठाओ यहां x में पटक दो। तो कितने बच्चे समझ गए कि x बराबर आया था y/2, y/2 हम यहां पर पटक देंगे। जैसे ही y/2 यहां पटकोगे तो ये दिखेगा f y/2। अब यहां पर आपने x की जगह पे क्या पटका है, y/2, तो यहां भी x की जगह पे क्या पटका जाएगा, y/2, लेकिन आगे बैठा है 2, तो 2 का गुणा, यहां बैठा है बराबर, तो बराबर, 2 से 2 कट गया, तो आया क्या भैया, आया y के बराबर। अब सुनना ध्यान से, एनसीईआरटी का तरीका यह कहता है कि x बराबर जो भी आया था, x बराबर जो भी आया था, आपने उसको फलन में रखा, फिर थोड़ा सा हल किया। अब देखो एनसीईआरटी का तरीका क्या कहता है, एनसीईआरटी का तरीका यह कहता है कि आपने सबसे पहले y को माना सहप्रांत में, y बराबर fx रखा, fx क्या था 2x, तो y बराबर कुछ ना कुछ x दिया गया था। ध्यान से सुनो, एक स्वेच्छ अवयव y सहप्रांत में मानो, y बराबर क्या होता है fx, fx आपको दिया गया है सवाल में 2x, y बराबर कुछ ना कुछ x दिया गया होगा, यहां से आप x को निकालो तो x बराबर y/2, इसको उठाओ और भैया इस x में रख दो, मतलब जो भी फलन था आपके पास इस x में रख दो। अब यहां पर आप y/2 रखोगे, मतलब यहां y/2 रखना पड़ेगा, इसका मतलब यह है कि आपको वापस fy/2 क्या मिलेगा, y के बराबर। अब जैसे ही ये रखने के बाद आपको y मिल जाए, आप सीधे कह देना कि यहां पर, अब देखो इसका मतलब क्या है, इसका मतलब क्या है, इसका मतलब यह है कि सह प्रांत में उपस्थित, अब देखो इसका मतलब समझो, इसका मतलब क्या है कि सह प्रांत में उपस्थित कोई भी अवयव है, सह प्रांत में उपस्थित, सह प्रांत में उपस्थित स्वेच्छ अवयव, सह प्रांत में उपस्थित स्वेच्छ अवयव y का पूर्व प्रतिबिंब, y का पूर्व प्रतिबिंब, y का पूर्व प्रतिबिंब प्रांत में उपस्थित है, प्रांत में उपस्थित है, बस इतना लिख देना। अगर y आ गया आपके पास वापस, मतलब आपने y बराबर कुछ ना कुछ x देखा, यहां से x की वैल्यू निकाली, वापस fx में रखी, अगर आपको y मिल गया तो आप कहोगे सह प्रांत में उपस्थित स्वेच्छ अवयव y का पूर्व प्रतिबिंब प्रांत में उपस्थित है। अब इसका मतलब क्या है, सह प्रांत में उपस्थित y मतलब सारे के सारे अवयव, जितने भी अवयव सह प्रांत में उपस्थित थे सभी का पूर्व प्रतिबिंब पाया जा रहा है, मतलब सभी पे तीर लगा होगा। अगर सभी पे तीर लगा होगा तो बस सह प्रांत बराबर है किसके, सह प्रांत बराबर है भैया परिसर के। अगर सह प्रांत परिसर बराबर तो माय डियर काम खत्म, पैसा हजम, दिस इज आच्छादक, काम खत्म, आगे बढ़ो। ये एनसीईआरटी का तरीका है, मेरे हिसाब से ये ज्यादा अच्छा है, मतलब अगर आप चाहो तो दोनों सीख सकते हो, वो वाला ये वाला। देखो एनसीईआरटी का तरीका है, फिर से आपको रिपीट कर देता हूं, एनसीईआरटी का तरीका मेरा तरीका कुछ हद तक सेम है। क्या, आप सह प्रांत में उपस्थित कोई स्वेच्छ अवयव y को लो, y बराबर fx रखोगे, fx क्या होगा 2x, तो y बराबर कुछ ना कुछ x आपको दिया है, यहां से x बराबर y निकाल लो। भाई ध्यान से देखो, y बराबर क्या था 2x था, तो y बराबर कुछ ना कुछ x दिया है, अब यहां से 2 को इधर भेजोगे तो x बराबर कुछ ना कुछ y आ जाएगा। ये जो भी x आया है आपके पास इसको fx में रख दो, रखने के बाद अगर आपको y मिल जाएगा तो इसका मतलब आप साफ कहोगे कि जो भी हमने स्वेच्छ अवयव y सह प्रांत में माना था, एक प्रांत होता है एक सह प्रांत, उसका पूर्व प्रतिबिंब बन रहा है। अगर उसका पूर्व प्रतिबिंब बन रहा है इसका मतलब भैया यहां पर परिसर और सह प्रांत बराबर है, इसका मतलब यह आच्छादक है। यह एनसीईआरटी का तरीका है, आप इस तरह से भी देख सकते हो। जैसे यहां पर मैं आपको बताऊं, ये देखो f एक एकी है, अभी देखो ये एनसीईआरटी का तरीका है, एनसीईआरटी का हल है, f एक एकी है क्योंकि fx1 बराबर fx2, तो 2x1 बराबर 2x2 मतलब x1 बराबर x2। अब साथ ही r में प्रदत्त, r क्या है सह प्रांत,
सह प्रांत में भैया प्रदत्त वास्तविक संख्या y के लिए y/2 का अस्तित्व है। ये y/2 कहां से आया? अब समझ नहीं पाओगे आप y/2 कहां से आया, y/2 यहां से आया हल करने पे। तो y/2 का अस्तित्व है, तो f y/2 क्या होगा? y हो जाएगा। इसका मतलब f क्या है? आच्छादक। अब ध्यान से देखो, एनसीईआरटी में बहुत कम हमें जानकारी दी गई है। जो मैंने आपको बताया है वो बहुत बढ़िया तरीका है। तो इस तरीके से अब आप यहां पर इस तरीके से सवालों को कर सकते हो। तो आच्छादक के दो तरीके मैंने आपको बताए, ये वाला लगा लो एनसीईआरटी का तरीका, ये जो मैंने आपको बताया है वो भी लगा सकते हो। बात समझ में आ गई? अब जैसे ये देखो, ये सवाल कितना बेहतरीन है। ये सवाल क्या कहता है? ये भी उदाहरण है एनसीईआरटी का, ये भी उदाहरण है। ये सवाल क्या कहता है? ये सवाल कहता है भैया, ध्यान से समझना, कि सिद्ध कीजिए कि हमारे पास f1 f2 बराबर हैं, दोनों 1 के बराबर हैं। बात समझ में आ गई? और यहां पर हमसे क्या कहता है? यहां पर हमसे कहता है कि यहां पर x जो है वो 2 से बड़ा है और fx क्या है? x -1। अब देखो बेसिक बेसिक सी बातें समझो। यहां पर फलन कहां से कहां जा रहा था? n से n। अगर फलन n से n जा रहा था तो समझने योग्य बात क्या है? यहां पाया जाएगा x और यहां पाया जाएगा y। फिर हमसे बोला है x जो है वो 2 से बड़ा। अब एक बात बताओ, x 2 से बड़ा, x पाया जा रहा है प्राकृतिक संख्याओं के समुच्चय में, तो x 2 से बड़ा है तो x की शुरुआत कहां से होगी? 3 से। फिर क्या होगा? 4, फिर क्या होगा? 5, ऐसे ही बढ़ता जाएगा। नहीं समझे भाई? फलन कहां से कहां था? n से n में, मतलब प्राकृतिक संख्याओं के समुच्चय से प्राकृतिक संख्याओं के समुच्चय में। तो पहले वाले प्रांत में, मतलब पहले वाले समुच्चय में, मतलब प्रांत में x पाया जाएगा, सह प्रांत में y पाया जाएगा। हमसे सवाल में दिया है x 2 से बड़ा होना चाहिए, तो शुरुआत कहां से होगी x की? 3, 4, 5 वगैरह वगैरह। ठीक। अच्छा, अब मुझे एक बात बताओ, यहां पर एक और हमको कंडीशन दी है कि f1 बराबर f2 बराबर 1। अच्छा, कितने बच्चे ये समझ गए कि अगर f1 बराबर f2 बराबर 1 दे रखा है तो इसका अर्थ क्या है? ध्यान से समझो, यह भी रहा होगा नेचुरल नंबर का सेट, मतलब प्राकृतिक संख्याओं का समुच्चय। यह भी रहा होगा प्राकृतिक संख्याओं का समुच्चय। यहां पर बैठा होगा 1, यहां बैठा होगा 2, यहां 3, यहां 4, यहां 5, यहां 6 वगैरह वगैरह। यहां 1, यहां 2, यहां 3, यहां 4, यहां 5, यहां 6 वगैरह वगैरह। अब जरा ध्यान से देखो, जब यहां पर x पाया जा रहा था प्रांत में, अगर प्रांत में x का मान हो गया 1, x का मान हो गया 1, तो हमें वैल्यू क्या मिल रही है? 1। नहीं समझे बीबी? मैं समझाता हूं। यहां पाया जाता है x, यहां पाया जाता है y। कितने लोग जानते हैं कि y बराबर क्या होता है? fx। या उल्टा भी समझ सकते हो कि fx बराबर क्या होता है? y। अच्छा, यहां शर्त दी है कि f1 क्या है? 1 के बराबर। f1 क्या है? 1 के बराबर। तो हमने क्या किया? f1 को 1 के बराबर किया। जब आप तुलना करोगे ना यहां पर, तो तुलना करने पे क्या समझ में आएगा? तुलना करने पे आपको समझ में आएगा कि भैया जब यहां पर x का मान हुआ 1, तो y का मान क्या हुआ? 1। मतलब 1 ने किसको तीर मारा? 1 को। वैसे ही जब आप इसकी तुलना कराओगे, ध्यान से समझो, हमें क्या दिया गया था? f2 बराबर 1 दिया गया था। आप fx बराबर y की तुलना इससे कराओ, तो ध्यान से देखना, 2 यहां पर क्या हो गया? x के बराबर। तो भैया 1 क्या हो गया? y के बराबर। इसका मतलब यह है कि 2 का तीर किसको लगा? 1 को। भाई इसका मतलब यह है 1 का तीर 1 को, 2 का तीर 1 को, तो 2 का तीर किसको लगा? 1 को। 1 का भी तीर किसको लगा? 1 को। एक बात बताओ, 2 लोगों का तीर 1 को लग रहा है, 2 लोगों का तीर 1 को लग रहा है। फिर से समझो, 2 लोगों का तीर 1 को लग रहा है, अर्थात यह कैसा है? बहु एकेकी, काम खत्म। बात समझ में आ गई? अच्छा, अब इसी को दूसरी भाषा में कैसे लिखेंगे? फिर आगे देखो, चलो आगे देखो। अब हमसे कह रहा है कि x यहां पर 2 से बड़ा होना चाहिए। x पाया जा रहा है प्राकृतिक संख्याओं के समुच्चय में, x होना चाहिए 2 से बड़ा। मतलब शुरुआत कहां से होगी x की? 3, 4, 5, 6, 7 ऐसे से होगी। तो अब मुझे एक बात बताओ, यहां पर 3 का तीर किसको लगेगा? तो 3 यहां पर रखोगे तो आपको f3 क्या मिलेगा बच्चा? 3 माइनस का 1 यानी कि 2। तो 3 का तीर लगा 2 को, 3 का तीर लगा 2 को। फिर 4 का तीर लगेगा 3 को,
5 का तीर लगेगा 4 को। कैसे? यहां पर रखते जाओ। x को क्या रखोगे? 3 रखोगे, 4 रखोगे, 5 रखोगे। तो 3 रखने पे 2 मिलेगा, 4 पे 3 मिलेगा, 5 रखने पे 4 मिलेगा, 6 रखने पे आपको 5 मिलेगा। कितने लोग यह समझ पा रहे हैं कि भैया सह प्रांत में जितने भी अवयव उपस्थित थे सभी को तीर लगेगा, लगता जाएगा, लगता जाएगा, लगता जाएगा। मतलब यह कैसा हो चुका है? बहु एकैकी के साथ साथ आच्छादक हो चुका है। बात समझ में आ गई? तो हमें यही तो सिद्ध करना था कि आच्छादक तो है किंतु एकैकी नहीं। लिखोगे कैसे? अब मैं आपको लिखना सिखा रहा हूं। लिखोगे कैसे? आप यहां पर लिखोगे ऐसे कि अतः प्रांत n में उपस्थित अवयव 1 एवं 2, 1 एवं 2 का प्रतिबिंब एक समान है, एक समान है। अर्थात क्या लिखोगे? फलन बहु एकैकी है। बात समझ में आ गई? आप यही तो कहोगे कि भैया यहां पर हमारे पास जो फलन है वो बहु एकैकी है। क्यों? हमारे पास प्रांत में उपस्थित 2 ऐसे अवयव हैं जो एक को ही तीर मार रहे हैं, मतलब जिनका प्रतिबिंब एक समान है। भाई अवयव एक को देखो, 2 को देखो, एक को देखो, 2 को देखो, इनका प्रतिबिंब क्या है? एक। 2 अवयवों का प्रतिबिंब एक समान है, अर्थात दोनों कैसे, मतलब ये पूरा फलन कैसा हुआ? बहु एकैकी। हाँ, आच्छादक के लिए क्या लिखोगे? तो वो एनसीईआरटी में लिखा हुआ है। देखो एनसीईआरटी में पूरा समझाया नहीं गया, लेकिन मैं आपको समझाता हूं। f एकैकी नहीं है क्योंकि f1 बराबर f2 बराबर 1। आप समझ गए? इसमें कितनी सारी बातें छुपी हुई थी कि भैया प्रांत में 2 अवयव ऐसे हैं, 1 और 2, जिनका एक ही प्रतिबिंब है 1, अर्थात 2 का तीर 1 को, मतलब 2 अवयवों का प्रतिबिंब एक समान है। यह फलन कैसा है? बहु एकैकी। यह एनसीईआरटी का सॉल्यूशन है। लेकिन फिर हमसे बोला है परंतु f आच्छादक है। क्योंकि कारण दिया है आगे, क्योंकि किसी प्रदत्त y जो यहां पर n में पाया जा रहा है। अब देखो जरा ध्यान से, यहां पर अगर आप ध्यान से देखें तो तरीका वही लागू होगा। फलन कहां से कहां जा रहा था भैया? प्राकृतिक संख्याओं के समुच्चय से प्राकृतिक संख्याओं के समुच्चय में। fx क्या था? x - 1। लेकिन यह कब के लिए था? जब x 2 से बड़ा हो, है ना? अब आच्छादक की जांच कैसे करोगे? हम यहां पर कहेंगे कि भैया माना कि हमारे पास एक स्वेच्छ अवयव है y जो प्राकृतिक संख्याओं के समुच्चय में पाया जा रहा है, मतलब सह प्रांत में पाया जा रहा है। अच्छा, y को क्या करोगे? fx के बराबर। fx खुद क्या था? x - 1 के बराबर। तो y क्या हो गया? y हो गया x - 1 के बराबर। -1 को इधर ले जाओ तो x बराबर क्या हो गया? y + 1 हो गया। अब ध्यान से देखो तो यहां पर x बराबर क्या हो गया? y + 1। अब यहां पर fx क्या था? तो fx था भैया x - 1। यस और नो? fx क्या था हमारे पास? x - 1। कुछ मत करो, जो x आपके पास आया है उठा के यहां पर रख दो, मतलब y + 1 को उठाओ यहां पर रखो। तो fy + 1 क्या आया है? fy + 1 क्या आया है? तो आपने x की जगह पे y + 1 रखा है, तो यहां पर भी x की जगह पे y + 1 रखो। -1 यहां पर लग जाएगा, कट जाएगा, y आ जाएगा। तो इसका मतलब आप क्या समझे कि भैया यहां पर ध्यान से देखो, फिर से वही चीज जो एनसीईआरटी का तरीका है। क्या एनसीईआरटी का तरीका है? सह प्रांत में आप कोई स्वेच्छ अवयव y मानो जो n में पाया जा रहा है, y को fx के बराबर रखो। fx क्या दिया है? x - 1। तो y बराबर कुछ ना कुछ x दिया गया है। तो यहां से आप क्या निकालोगे भैया? y बराबर कुछ ना कुछ x दिया है, तो आप x बराबर कुछ ना कुछ y निकालो। तो x यहां पर क्या आ गया? y + 1। अब fx था x - 1, तो जो यहां पर x का मान आया है y + 1 उठा के यहां पर रख दो फलन में, तो f दिखेगा y + 1। तो x की जगह पे क्या रखा? y + 1। तो यहां भी क्या रखना पड़ेगा? y + 1। बाजू में बैठा था -1, तो यहां हो गया -1, माइनस का 1 प्लस का 1 कट गया, तो क्या बचा? y बचा। तो सीधे आप चाहो तो यहां पर लिख भी सकते हो कि अतः सह प्रांत में उपस्थित
स्वेच्छ अवयव सह प्रांत में उपस्थित स्वेच्छ अवयव y का पूर्व प्रतिबिंब, y का पूर्व प्रतिबिंब, y का पूर्व प्रतिबिंब प्रांत में उपस्थित है। मैं ऊपर लिख देता हूं, प्रांत में उपस्थित है, प्रांत में उपस्थित है, उपस्थित है, अतः फलन आच्छादक है, अतः फलन आच्छादक है, काम खत्म। मतलब जैसे ही आपको x बराबर जो भी आया था, x बराबर कुछ ना कुछ y आपको मिला था, आपने जैसे ही फलन में रखा आपको y मिल गया, आप कहोगे कि भैया यहां पर जो सह प्रांत में y अवयव उपस्थित था उसका पूर्व प्रतिबिंब प्रांत में उपस्थित है, अतः फलन आच्छादक है। मतलब परिसर क्या है, सह प्रांत के बराबर, काम खत्म। तो आपने क्या सिद्ध कर दिया, आपने यहां पर सिद्ध कर दिया कि ये बहु एक एकी है और यहां पर भैया ये आच्छादक है, काम खत्म। अब ऐसे छोटे छोटे क्वेश्चंस आपको दिखेंगे, बात समझ में आ रही है। अब जैसे ये देखो, ये कितना बढ़िया सवाल है, ये कितना बढ़िया सवाल है। जैसे मैं आपको बताऊं, ये भी एनसीईआरटी का उदाहरण है, ये भी एनसीईआरटी का उदाहरण है। कितना बढ़िया सवाल है। सवाल क्या कहता है कि भैया फलन दिया है n से n में और हमें सिद्ध करना है, हमें यहां पर सिद्ध करना है कि भैया ये जो परिभाषित फलन है ये कैसा है, एकैकी और भैया आच्छादक दोनों है। ये कैसा है हमारे पास, ये भैया परिभाषित फलन है। क्यों परिभाषित फलन है, ये इसलिए परिभाषित है क्योंकि यहां पर कुछ शर्तें दी गई हैं। क्या कि अगर x हमारे पास विषम है तो यहां पर फलन ये होगा, अगर x हमारे पास सम है तो फलन ये होगा। क्या करोगे आप लोग, फटाफट देखो, मैं आपको पहले आलेखी विधि समझाता हूं। यहां पर समझो, फलन कहां से कहां जा रहा है, n से n में जा रहा है। फलन क्या है हमारे पास, देखो बटा हुआ है, परिभाषित है, क्या है, x प्लस 1 है या फिर x माइनस का 1 है। x प्लस 1 कब है, यदि x हमारे पास विषम है, यदि x हमारे पास विषम है, मतलब 1 3 5 7 9 वगैरह वगैरह, और x माइनस 1 होगा यदि x क्या होगा, सम, मतलब 2 4 6 है ना, वगैरह वगैरह। अच्छा, इस वाले n में x पाया जाएगा क्योंकि प्रांत में x पाया जाता है और सह प्रांत में y पाया जाता है। मैं आपको आलेखी विधि के द्वारा हल करवा रहा हूं, ध्यान से सुनना। मैं आपको आलेखी विधि के द्वारा हल करवा रहा हूं, सुनना। कैसे हल करोगे आलेखी विधि के द्वारा, अब जरा ध्यान से समझें। यहां पर क्या होगा, n पाया जाएगा, वैसे ही यहां पर भी क्या होगा, n पाया जाएगा। ठीक है, अब ध्यान से समझो, यहां 1 होगा, 2 होगा, 3 होगा, 4 होगा, 5 होगा, 6 होगा, वगैरह वगैरह वगैरह। यहां पर भी 1 होगा, 2 होगा, 3 होगा, 4 होगा, 5 होगा, 6 होगा, वगैरह वगैरह वगैरह। ये क्या है हमारे पास, ये है भैया n का समुच्चय, ये भी है n का समुच्चय। n समुच्चय से n समुच्चय में फलन जा रहा है ना, क्योंकि फलन कहां से कहां जा रहा था, n समुच्चय से n समुच्चय में। चलिए, n समुच्चय से n समुच्चय में। अच्छा, अब सबसे पहले यह समझो कि x कहां पाया जाएगा, तो आप कहोगे भैया x यहां पाया जाएगा और y यहां पाया जाएगा। चलो, अब मैं आपको समझाता हूं कुछ बढ़िया बढ़िया बातें। क्या बढ़िया बढ़िया बातें, अगर x का मान 1 हो गया तो फलन कौन सा लोगे। अगर x का मान 1 हो गया मतलब x कैसा है, विषम, तो फलन लेना होगा x प्लस 1। मतलब x बराबर 1 के लिए fx क्या होगा, सोचो, x बराबर 1 के लिए fx होगा x प्लस 1। तो कुछ मत करो, कुछ मत करो, 1 को उठाओ और यहां पर रख दो x की जगह पे, तो ये क्या हो जाएगा, f1 हो जाएगा। तो ये हो गया 1 प्लस 1 यानी कि 2। तो ये समझो कि 1 का तीर किसको लगेगा, 2 को जाकर। नहीं समझे भाई, हमसे बोला गया है यदि x विषम है तो ऊपर वाला फलन, अगर x सम है तो नीचे वाला फलन। हमने यहां पर यह देखा कि भैया प्रांत में x पाया जाता है, जैसे ही x को आप यहां पर 1 रखोगे तो कौन सा वाला फलन, तो एक क्या होता है, विषम, यानी x क्या हो चुका है, विषम। अगर x विषम हो गया तो भैया ऊपर वाला फलन, मतलब fx क्या लोगे, x प्लस 1। अब जैसे ही आपने fx को x प्लस 1 लिया तो यार x बराबर 1 यहां रख दो, तो f1 क्या आएगा, 1 प्लस 1 यानी कि 2। तो 1 का तीर किसको लगा, 2 को। अब जैसे मैं आपको समझाता हूं,
यहां पर अगर मान लो हमने x बराबर 2 ले लिया, तो x बराबर 2 के लिए fx बताओ क्या होगा। तो इसके लिए fx आपको देखना पड़ेगा कि भैया परिभाषा में क्या है। तो अगर x हमारे पास सम है, तो 2 कैसा था, सम, तो फलन क्या होगा, x माइनस 1। तो fx क्या ले लोगे, x माइनस 1। अब कुछ मत करो, 2 को उठाओ, फलन में रख दो, तो f2 क्या आएगा, 2 माइनस 1 मतलब 1। तो 2 का तीर किसको लगा जाकर, 2 का तीर जाकर लगा भैया 1 को। आप समझ रहे हो, क्रिस क्रॉस पैटर्न बनेगा। अच्छा जैसे मान लो x बराबर 3 के लिए, मान लो जैसे मैं यहां पर कहता हूं कि x बराबर 3 के लिए fx क्या होगा, तो आप यहां पर क्या देखोगे कि भैया ये x बराबर 3 कैसा है, विषम। अगर ये विषम है तो कहने का मतलब है फलन क्या होगा, x प्लस 1। तो fx क्या हो जाएगा हमारे पास, x प्लस 1। अब कुछ मत करो, यहां पर भैया x बराबर 3 उठाओ, यहां रख दो। जैसे ही रखोगे तो f3 आपको क्या मिलेगा, 3 प्लस 1 यानी कि 4 मिलेगा। तो 3 का तीर लगा 4 को, 3 का तीर लगा 4 को। अच्छा कितने लोग समझ गए, 1 का तीर 2 को लगा, 2 का तीर 1 को, 3 का लगा 4 को, तो 4 का लगेगा 3 को, 5 का लगेगा 6 को, तो 6 का लगेगा 7 को, सॉरी 5 को। क्रिस क्रॉस बनना है ना, 1 का लगा 2 को, 2 का लगा 1 को, तो 3 का लगा 4 को, 4 का लगा 3 को, 5 का लगा 6 को, तो 6 का लगा 5 को। क्या बोलते हो, 1 का तीर 1 को लग रहा है कि नहीं लग रहा है। हाँ, अगर 1 का तीर 1 को लग रहा है मतलब एक है कि अब लिखना आपको अपनी भाषा में है। कैसे लिखोगे कि अतः प्रांत में उपस्थित, अतः प्रांत में उपस्थित प्रत्येक अवयव की भैया भिन्न भिन्न प्रतिबिंब पाई जा रही हैं, अर्थात फलन कैसा है, एक ही। अच्छा, और सारे अवयवों को तीर लगेगा जो सहप्रांत में उपस्थित हैं, कोई भी नहीं छूटेगा। 1 को लग गया, 2 को लग गया, 3 को, 4 को, 5 को, 6 को, 7, 8, 9, 10 सबको तीर लगेगा। अगर सबको तीर लगेगा तो सारे अवयव किसमें उपस्थित होंगे भैया, परिसर में, अर्थात ये कैसा फलन है भैया, आच्छादक। लिखना आपको ये पड़ेगा कि भैया सहप्रांत में उपस्थित प्रत्येक अवयव का पूर्व प्रतिबिंब, सहप्रांत में उपस्थित प्रत्येक अवयव का पूर्व प्रतिबिंब भैया प्रांत में पाया जा रहा है, अर्थात यह फलन आच्छादक है। एकैकी के लिए क्या लिखोगे, सुन लो, एकैकी के लिए लिखोगे कि प्रांत में उपस्थित प्रत्येक अवयव का प्रतिबिंब, प्रांत में उपस्थित प्रत्येक अवयव का प्रतिबिंब भिन्न भिन्न पाया जा रहा है। भाई ध्यान से देखो, 1 का प्रतिबिंब 2, तो 2 का 1, तो प्रांत में उपस्थित भिन्न भिन्न अवयव का प्रतिबिंब भिन्न भिन्न पाया जा रहा है, अर्थात फलन एक ही है। फिर आच्छादक के लिए लिखोगे कि सह प्रांत में उपस्थित अवयवों का या सह प्रांत में उपस्थित सभी अवयवों का पूर्व प्रतिबिंब पाया जा रहा है, अर्थात फलन कैसा है, आच्छादक, काम खत्म। ये बहुत बेसिक सी बातें हैं जो आपको समझनी थी। तो ये कुछ अच्छे प्रश्न मैंने करवा दिए। अब जैसे आप यहां पर एनसीईआरटी का सॉल्यूशन आप इसको रीड कर लेना, खैर इसको पढ़ने से ज्यादा समझ में नहीं आएगा, बट मेरा तरीका मुझे ऐसा लगता है ज्यादा अच्छा है। इसमें कंडीशन बना के दी गई है कि भैया मान लो x1 कभी विषम है तो कभी सम है, वगैरह वगैरह वगैरह। मेरा वाला तरीका सबसे अच्छा है, उस तरीके में कोई दिक्कत नहीं है। अब बच्चे कहेंगे सर आपके तरीके से पेपर में नंबर मिलेंगे, तो मैं कहूंगा यस, पूरे नंबर मिलेंगे। ऐसे लिखोगे, पूरे नंबर मिलेंगे। भाई जो कॉपी जांच रहा है ना, वो आपका नॉलेज लेवल टेस्ट करता है, और कोई नंबर काट दे तो हमको बुला लेना स्कूल में, वही खटिया खड़ी कर देंगे। नंबर नहीं कटेगा यार। देखो जो कॉपी जांचते हैं ना, वो आपका लेवल देखते हैं कि भाई किस लेवल के बंदे हो आप। अगर आप अलग ही लेवल के बंदे हो, आप कुछ भी लिखा हो तो नंबर कटेंगे। आप अगर प्रॉपर लेवल के बंदे हो, आप गाइडर भैया के लेवल के बंदे हो कि नहीं भाई गाइडर भैया की गैंग के मेंबर, जो भैया ने बताया हम वही लिखेंगे, कोई नंबर नहीं काट सकता। यार कॉपी जांचने वाला भी तो देख रहा है कि भाई तुम किस तरह से आलेखी विधि को यूज कर रहे हो, किस तरह से परिभाषाओं को लिख रहे हो, किस तरह से आपने वो कथन लिखा। कथन कौन सा कथन, कि भैया प्रांत में उपस्थित भिन्न भिन्न अवयवों की भिन्न भिन्न प्रतिबिंब पाए जा रहे हैं, अर्थात फलन एक ही है, वगैरह वगैरह। तो नंबर मिलेंगे पूरे, परेशान मत, पूरे नंबर मिलेंगे, ठीक है। अब अच्छा लग रहा है तुमको पूरे नंबर नहीं मिलेंगे, तो ये लिख देना, याद कर लो, ये लिख देना, ये कठिन है याद करना मित्र, है ना। चलो बेहतरीन। अच्छा जैसे ये देखो, यहां पर बोला है कि सिद्ध कीजिए कि आच्छादक फलन F123 सदैव एक ही होता है। ये कौन सी बात हुई, हमसे कह रहा है कि एक फलन ध्यान से समझना, हमसे कह रहा है कि एक फलन 123 से 123, मतलब ये क्या है, प्रांत, और ये क्या है, सह प्रांत। हमसे कह रहा है
कि अगर ये फलन आच्छादक है पहले से, तो ध्यान से समझो, यहां पर ये एक प्रांत, ये सह प्रांत, इसमें पाया जा रहा है 1 2 3, इसमें पाया जा रहा है 1 2 3। अच्छा, ये पहले से आच्छादक है, पहले से आच्छादक है तो मतलब सह प्रांत में सभी को तीर लग रहा होगा, सह प्रांत में सभी अवयवों को तीर लग रहा होगा, को तीर लग रहा होगा। अच्छा, अब मुझे यह बताओ, सभी अवयवों को तीर लगने का मतलब है, मैं यहां पर कुछ केसेस बनाता हूं, जैसे ये केस हो गया, ये केस हो गया, ये केस हो गया, तो ये आच्छादक है ना, ये आच्छादक है ना, यस, ये आच्छादक है। क्यों? ये आच्छादक इसलिए है क्योंकि सभी को तीर लग रहा है। अरे चपड़ गंजू, इतना मार मारेंगे हम, एक बच्चे के दूधू पापा, बेसिक मत भूल जाना, एक बच्चे के दूधू पापा और एक ऐसा बच्चा है जिसके पापा है ही नहीं, जिसने अवतार लिया है। कैसी बात कर रहे हो, ये फलन ही नहीं है, आच्छादक कहां से हो जाएगा? तो एक बच्चे ने कहा चलो सर, चलो हम समझ गए, इस तरह से करते हैं, ऐसे 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 ऐसे। सर यहां पर सभी को तीर लग रहा है सह प्रांत में। अरे चपड़गंजू, फिर से फलन नहीं है। क्यों? एक बच्चे के दूधू पापा। सर एक मिनट, हम बनाते हैं सर, ये सर आच्छादक हो गया, देखो ना सबको तीर लग रहा है। अबे चपड़गंजू, फिर वही बात, एक बच्चे के 3 पापा। तो सर हम केवल इसी तरीके से तो बना सकते हैं। मैंने कहा कैसे? सर एक का तीर एक को, दो का तीर दो को, तीन का तीर तीन को। सर फलन है? हाँ फलन है, ये फलन है। अच्छा, फलन के बाद आप ध्यान से देखो तो आच्छादक भी है। फलन के बाद ये कैसा है? आच्छादक भी है। फलन के बाद कैसा है? आच्छादक भी है। और अगर आप थोड़ा सा ध्यान से देखें तो एक का तीर एक को, एक का तीर एक को, एक का तीर एक को, मतलब ये एक एक ही भी है। तो अब हमें देखो सिद्ध कैसे करना है। लॉजिक आपको समझ में आ गया? ये क्या था? लॉजिक जो मैंने आपको दिया। लिखना कैसे है कॉपी पे? तो लिखना आपको ऐसे कि मान लीजिए कि f एक ही नहीं है, ठीक है? कॉपी पे ऐसे लिखना है, ये भी एनसीईआरटी का उदाहरण है, ठीक है? कॉपी पे मान लो आपको ऐसे लिखना है कि मान लीजिए कि f एक ही नहीं है, अतः इसके प्रांत में कम से कम दो अवयव, अतः इसके प्रांत में कम से कम दो अवयव, मान लिया कि जैसे एक हो गए, दो हो गए, का अस्तित्व है जिनके सह प्रांत में प्रतिबिंब समान है। मतलब ये कंडीशन क्या लगा रहे हैं कि यहां पर 1 2 3 और यहां पर भी 1 2 3 प्रांत में दो अवयव ऐसे हैं। इन्होंने कहा कि भैया मान लो कि f एक ही नहीं है, तो प्रांत में कम से कम दो अवयव, मान लो एक और दो मान लिए, जो एक को तीर मार रहे हैं और तीसरा वाला दूसरे को तीर मार रहा है। क्या यह आच्छादक है? नहीं, यह आच्छादक नहीं है। तो इन्होंने क्या बोला कि मान लीजिए कि f एक ही नहीं है, तो ये एक ही नहीं है, लेकिन फिर यह आच्छादक भी तो नहीं है, का अस्तित्व है जिनके सह प्रांत में प्रतिबिंब समान है। अच्छा, साथ ही f के अंतर्गत 3 का प्रतिबिंब केवल एक ही अवयव है, तो 3 का प्रतिबिंब 2 है, ठीक है? अतः परिसर में सह प्रांत, तो पूरा सह प्रांत क्या है? 1 2 3 के अधिकतम 2 ही अवयव हो सकते हैं, जिससे प्रकट होता है कि f आच्छादक नहीं है। आपको इस तरीके से लिखना है, तो आप इसको रीड कर लीजिएगा। कहने का मतलब यह है कि अगर मेरा क्या समझाने का लॉजिक था कि अगर फलन 1 2 3 से 1 2 3 में पाया जा रहा है, अगर वो आच्छादक है तो एक ही जरूर होगा, और अगर एक ही है तो आच्छादक भी होगा। ये एनसीईआरटी का अगला उदाहरण। बात समझ में आ गई? ये भी आपको होमवर्क में अच्छे से रिवाइज करना है। क्या? कि सिद्ध कीजिए कि एक ही फलन 1 2 3 से 1 2 3 अनिवार्य रूप से आच्छादक भी है। देखो कहने का मतलब क्या है, सेम सवाल है, सेम। अगर आच्छादक है तो एक ही भी होगा। फिर से बता रहा हूं, अगर आच्छादक है तो एक ही भी होगा। कब? अगर फलन 1 2 3 से 1 2 3 में जा रहा है तो। अगर आच्छादक है तो एक ही भी होगा। इसका उल्टा, अगर एक ही है तो आच्छादक भी होगा। लिखना कैसे है, यह आपके लिए सॉल्यूशन दिया है एनसीईआरटी का। बात समझ में आ रही है? बस इसको रीड कर लेना, बस इसको रीड कर लेना। बात समझ में आ गई? ये बहुत बेसिक सी बातें थी। अच्छा, अब जरा मैं थोड़ा सा आगे चलता हूं। अब मैं एनसीईआरटी डिस्कशन नहीं करवाऊंगा आज, वो मैं कल करवाऊंगा नेक्स्ट क्लास में, परेशान मत हो। अब मैं थोड़ा सा आगे चलता हूं, ठीक है? थोड़ा सा आगे, ध्यान से समझना। अब मैं आपको बताता हूं फलनों का संयोजन और व्युत्क्रमणीय फलन।
तो फलनों का संयोजन क्या होता है, ध्यान से समझना, फलनों का संयोजन क्या होता है, बहुत ध्यान से समझें आप लोग, फलनों का संयोजन क्या होता है। व्युत्क्रमणीय फलन हम बाद में समझेंगे, पहले यह समझो कि भैया फलनों का संयोजन क्या होता है। संयोजन का मतलब है जैसे मेरा एक हाथ है, ध्यान समझना, यहां पर हमारा एक हाथ, यहां पर दूसरा हाथ, दोनों को जोड़ दिए तो दोनों कैसे हो गए, संयोजित। एक हाथ को उठाया, दूसरे से जोड़ दिया, दोनों कैसे हो गए, संयोजित। तो अब मैं आपको कुछ बेहतरीन बातें बता रहा हूं, जरा ध्यान से सुनना, मैं आपको कुछ बेहतरीन बातें बता रहा हूं। जैसे अगर आप देखो ना, तो फलन किसकी तरह कार्य करता है मालूम है, फलन भैया एक मशीन की तरह काम करता है। बात समझ में आ गई, फलन जो है वो मशीन की तरह कार्य करता है। इसमें एक जगह से हम इनपुट देते हैं, इनपुट का मतलब समझते हो, अंदर डालना, और आउटपुट में हम कुछ लेते हैं। एक बात बताओ, कभी देखे हो गन्ने की जूस की मशीन, एक तरफ से गन्ना डाला जाता है, उधर से नीचे से जूस निकलता है, यस और नो। तो जहां गन्ना डाल रहे हैं वो क्या है, इनपुट, और जहां से कुछ हमें रस मिल रहा है वो क्या है, आउटपुट। तो मशीन यहां पर, फलन जो है मशीन की तरह कार्य करता है, फलन जो है मशीन की तरह कार्य करता है। अब जरा ध्यान से सुनना, फलन का नाम कुछ भी हो सकता है, फलन का नाम कुछ भी हो सकता है। मान लो f हो जाए, मान लो g हो जाए, मान लो h हो जाए, कुछ भी हो सकता है, फलन का नाम ही तो है, हमें नाम ही तो रखना है भाई। मान लो जैसे आम के जूस की मशीन है, तो हम नाम क्या रखेंगे उसका, आम की जूस की मशीन या मैंगो जूस मशीन, कुछ ना कुछ तो नाम रखेंगे। अब जैसे मान लो गन्ने की जूस की मशीन है, तो नाम क्या रखोगे भैया, गन्ने की जूस की मशीन। मान लो यहां पर अनानास की जूस की मशीन है, तो क्या रखोगे नाम, पाइनएप्पल जूस मशीन। अनार की जूस की मशीन है तो क्या रखोगे, पोमोग्रेनेट जूस मशीन। अब यहां पर FGH क्या है, फलनों के नाम, मतलब मशीन के नाम। बात समझ में आ गई। यहां इनपुट देते हैं, यहां हमें क्या मिलता है, यहां मिलता है मित्र आउटपुट। ध्यान से समझना, आउटपुट का मतलब होता है Y और इनपुट का मतलब होता है X। हम अंदर डालते हैं X। अब मान लो इस मशीन का नाम था F, हम अंदर डालते हैं X, अंदर जाएगा अंदर जाएगा अंदर जाएगा। अब बाहर क्या निकलेगा, बाहर निकलेगा FX, बाहर क्या निकलेगा, FX। क्यों यार, मशीन के अंदर से गया है ना X, तो F कहेगा कि भैया ए तुम हमारे अंदर से जा रहे हो ना भाई। जैसे मान लो हम गन्ना डालेंगे, मान लो हम गन्ना डालेंगे गन्ने के जूस वाली मशीन में, तो हमको गन्ना ही थोड़ी ना वापस मिलेगा, हमको कुछ और मिलेगा। क्या मिलेगा, अबे गन्ने का जूस, गन्ने का रस। आम डालोगे, छिलका इलका हटा के, गुठली उठली हटा के, फिर उसको जूस में मशीन चलाओगे, तो तुमको क्या वापस आम मिलेगा, है आम का रस, मतलब आम का जूस मिलेगा आपको। तो X हमने डाला कौन सी मशीन में, F वाली मशीन में, तो बाहर मिलेगा FX। लेकिन हम FX को क्या बोल रहे हैं, FX को क्या बोल रहे हैं, आउटपुट, और आउटपुट को ही क्या बोल रहे हैं, Y। तो असलियत में मशीन से क्या निकल रहा था, FX, जो किसके बराबर है, Y के बराबर। इस वजह से मैं बार बार कह रहा हूं कि Y बराबर क्या होता है, FX होता है। बात समझ में आ गई। तो फलन का मतलब क्या है, जहां पर भी बात फलन की हो रही है, आप यह समझो कि बात मशीन की हो रही है। जैसे मैं आपको एक छोटा सा उदाहरण देता हूं, जैसे मैं आपको सॉरी 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 गाइस, खांसी आ गई थी। जैसे मैं आपको छोटा सा उदाहरण दे रहा हूं, एक हमारे पास मशीन है ना, एक हमारे पास यहां पर मशीन है, और मशीन का कार्य क्या है, मशीन का कार्य है भैया वर्ग बनाना, वर्ग बनाना। मशीन का कार्य क्या है, वर्ग बनाना। और मशीन का नाम क्या है, F। भाई मशीन का नाम होगा ना कुछ, नाम है F, कार्य है वर्ग बनाना। अच्छा, यहां पर क्या होगा, इनपुट, यहां पर क्या होगा, आउटपुट। अब जरा ध्यान से समझो, कितने बच्चे ये समझ गए कि जैसे मान लो हम यहां पर 2 डालेंगे तो हमको बाहर क्या मिलेगा, अंदर मशीन चलेगी, खाट 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 खाट, धाक धाक धाक, धूम 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 धूम, 2 अंदर जाएगा, मशीन काम करना चालू करेगी। मशीन कहेगी भैया 2 हमारे पास ऊपर से आ रहा है, इसका वर्ग बनाओ, वर्ग। तो बाहर क्या मिलेगा मित्र, बाहर मिलेगा 2 का वर्ग मतलब 4, है ना। तो यही क्या हो जाएगा, Y हो जाएगा हमारे पास, यही क्या हो जाएगा, Y। वही तो मैं कह रहा था तुमसे तब से, क्या कि अगर x बराबर 2 है तो y क्या होगा, 4। पहचानना सीखो। जैसे मान लो किसी ने यहां पर 3 डाल दिया, 3 किले भैया 3,
तो बाहर क्या मिलेगा, 3 का वर्ग यानी कि 9। तो ये क्या हो जाएगा, y उस समय के लिए। x बदलेगा तो बाबू y भी तो बदलेगा। वही तो मैं आपको समझा रहा था कि x क्या है, स्वतंत्र चर, और y क्या है, परतंत्र चर। अब समझ में आ रहा है। x को हम अपने हिसाब से डालेंगे तो y हमको उसी हिसाब से मिलेगा। ऐसा थोड़ी नहीं है कि हम पहले ही आउटपुट ले लें 16 का, इसका मतलब हमने 4 डाला होगा, नहीं। ये थोड़ी नहीं कि हम पहले ही 16 निकाल लें मशीन से और 4 हम बाद में डालें, नहीं। कभी भी आप गन्ने की जूस की मशीन देखो तो जब गन्ना डालोगे तभी रस मिलेगा। ऐसा नहीं है कि रस पहले मिल जाए गन्ना बाद में डाल दें, हैं? बात समझ में आई? कहने का मतलब यह है, जब आप यहां पर x डालोगे, जब आप यहां पर x डालोगे तो बाहर ठक 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 होके क्या मिलेगा, एक्स स्क्वायर। और एक्स स्क्वायर को ही तो y कह रहे हैं। मतलब यहां पर हमें y बराबर क्या मिला, एक्स स्क्वायर। y को ही क्या कहते हैं, fx। तो fx क्या हो गया, एक्स स्क्वायर। कुछ बात पल्ले पड़ी, fx बराबर एक्स स्क्वायर। तो मैं वही तो आपसे कह रहा था कि fx बराबर एक्स स्क्वायर का मतलब क्या है, जब आप x को 1 रखोगे तो y क्या मिलेगा, 1। जब आप x को 2 रखोगे तो y क्या मिलेगा, 4। जब आप x को 3 रखोगे तो y क्या मिलेगा, 9। यह मशीन का कार्य होता है, यह मशीन का कार्य होता है। अब जैसे मान लो हम यहां पर नाम f ना रखते, g रख देते। मान लो यहां पर हम नाम f ना रखते, g रख देते, तो यहां पर fx ना होता, gx होता। मान लो नाम रख देते h, तो यहां पर f ना होता, h होता। hx gx, नाम से नहीं घबराना, आप उसके कार्य से मतलब रखो। कार्य क्या था, वर्ग बनाना। तो हमने जब 2 डाला तो 4 मिला, 3 डाला तो 9 मिला। देखो ना, 1 डाला तो 1 मिला, 2 डाला तो 4 मिला, 3 डाला तो 9 मिला। तो x डालेंगे तो एक्स स्क्वायर मिलेगा, x डालेंगे तो एक्स स्क्वायर मिलेगा। तो y बराबर क्या है, एक्स स्क्वायर। हम y को कह रहे हैं fx। तो फंक्शन जो है, फलन, वो एक मशीन की तरह भी कार्य करता है। अब इसके संयोजन से क्या अर्थ है, इसके संयोजन से अर्थ है कि भैया हमने क्या किया, हमने यहां पर एक मशीन का जो आउटपुट था, देखो संयोजन का मतलब क्या है, जोड़ना। मैंने क्या समझाया अभी कि हमारे पास ये एक हाथ था, इसको मैंने संयोजित किया दूसरे हाथ से, तो एक फलन का मतलब एक हाथ का संयोजन हुआ दूसरे हाथ से। फलनों का संयोजन का मतलब क्या है, फलन का मतलब मशीन। ध्यान से समझो, ये हमारे पास पहली मशीन, इसको जोड़ दिया दूसरी मशीन से, तो जब 2 मशीनों को जोड़ दिया जाए, 2 फलनों को मिला दिया जाए, तो वो कहलाता है संयोजन। अब जैसे यहां पर ध्यान से समझो, समझना क्या है, समझना यहां पर यह था कि भैया हम यहां पर इनपुट दे रहे थे x का, तो x जब अंदर जा रहा था तो f वाली मशीन से गुजरा। इस मशीन का नाम क्या है, f। इस मशीन का नाम क्या है, g। अब यह सोचो कि x जो है वो f से गुजरा तो क्या बना, fx। ठीक। फलनों का संयोजन क्या है, मतलब एक का जो आउटपुट है दूसरा का इनपुट बन जाए, एक का आउटपुट दूसरे का इनपुट बन जाए, वही तो संयोजन। नहीं समझे? अरे एक का आउटपुट दूसरे का इनपुट बन जाए। जैसे यहां पर हमने x को डाला तो भैया f वाली मशीन से गुजरा तो क्या बना, fx बना। fx को हमने g से गुजारा तो ये क्या बना, gfx। नहीं समझे बीबी? मैं आपको समझाता हूं, ध्यान से सुनना। भाई सबसे पहले हमने x को गुजारा f से, तो क्या बना, fx। f ने कहा भैया हम तुम्हारे बाहर बैठेंगे, ठीक। x को f वाली मशीन से गुजारा तो fx बनेगा, f कहेगा हम तुम्हारे बाहर बैठेंगे। अच्छा, फिर fx को हमने g वाली मशीन से गुजारा तो g कहेगा हम तुम्हारे बाहर बैठेंगे, तो क्या बन गया, g अंदर बन गया fx। बात समझ में आई? और gfx को हम क्या कहते हैं भैया, gof, गॉफ कहते हैं। तो जो बहुत बच्चे परेशान थे कि सर गॉफ क्या होता है, फॉक क्या होता है, वगैरह वगैरह, ये होता है। तो फलनों के संयोजन में हम 4 तरह की चीजें पढ़ते हैं। कौन कौन सी? सबसे पहले यहां पर हम पढ़ते हैं भैया FOG, इसका मतलब है f के अंदर gx बैठा होगा। फिर दूसरा हम पढ़ते हैं भैया GOF, मतलब g के अंदर fx बैठा होगा। फिर तीसरा और इंपॉर्टेंट FOF, मतलब f के अंदर f बैठा होगा। और फिर यहां पर चौथा भैया GOG, मतलब g के अंदर gx बैठा होगा। बात समझ में आ रही है?
चलो मैं यहां पर इस पे डिस्कशन करता हूं कि एफ ओ एफ कैसे बना होगा। तो यहां पर सबसे पहले एक्स रहा होगा, वो एफ में गया होगा, तो क्या बना होगा, एफ एक्स, है ना भाई। एफ कहेगा हम तुम्हारे आगे बैठेंगे, एक्स एफ वाली मशीन से गया होगा तो एफ एक्स बना होगा। एफ एक्स जब जी वाली मशीन से गया होगा तो आगे बैठेगा, तो भैया क्या बना होगा, जी एफ एक्स, जिसको हम दूसरी भाषा में कहते हैं जी ओ एफ। अच्छा सोचो यहां पर एफ ओ जी कैसे बना होगा भाई। सबसे पहले एक्स गया होगा किस में, उल्टा चलो, उल्टा उल्टा चलो, उल्टा पहले एक्स पे जाओ, फिर जी पे जाओ, फिर एफ पे जाओ। तो एक्स को लिया, इसको गुजारा जी से, तो जी आगे बैठेगा तो कहेगा भैया हम जी एक्स बन गए। जी एक्स गुजरेगा एफ से, तो एफ कहेगा हम आगे बैठेंगे, तो बन गया एफ के अंदर जी एक्स। मतलब ये बन चुका है भैया फॉग, काम खत्म। ऐसे आपको चीजें पहचाननी होती हैं। जैसे मैं आपको छोटा सा उदाहरण देता हूं, उसके पहले मैं आपको समझा दूं कि फलनों का संयोजन क्या होता है। ध्यान से समझो, फलनों का संयोजन क्या होता है। तो हम यहां पर फलनों के संयोजन को एक मशीन के रूप में समझना बहुत आसान है। इसे चित्र में आप देख सकते हैं कि एक साथ काम करती है। ये देखो, ये मैंने बता दिया आपको, ठीक है। यहां पर जैसे एफओजी है, तो एफओजी का मतलब है, आप क्या समझोगे, पहले जी काम करेगा फिर एफ काम करेगा। तो यहां पहले मशीन जी काम करती है, फिर उसका जो आउटपुट होगा वो मशीन एफ के अंदर डाला जाएगा। एफओजी, जी ओ एफ, एफ ओ एफ, जी ओ जी। बात समझ में आ गई। ये बहुत बेसिक बेसिक सी बातें हैं। अब देखो समझने वाली बात क्या है, और समझने वाली बात यह है कि अगर हम यहां पर ध्यान से समझना, हम यहां पर जैसे मान लो एफ एक फलन ले रहे हैं, जी एक फलन ले रहे हैं, और एफ और जी का संयोजन करा रहे हैं, मतलब हम जी ओ एफ निकाल रहे हैं। अगर हम जी ओ एफ निकाल रहे हैं तो आपको यह समझना है कि एफ ए से बी में जा रहा था, तो एफ जिस समुच्चय पे खत्म हो रहा है, जी उसी समुच्चय पे चालू हो। आप यह भी तो समझो, दो मशीनें कब फिट होंगी, दो मशीनें कब फिट होंगी, जब इसका आउटपुट और इसका इनपुट एक ही सांचे का हो। तो एफ का आउटपुट क्या है, बी समुच्चय, और जी का आउटपुट क्या है, बी समुच्चय। दोनों बराबर होनी चाहिए ना। वही यहां पर लिखा है क्या, कि भैया यहां पर एफ और जी दो मशीनें हैं, एफ के बाजू में अगर जी फिट करनी है, तो यहां पर जो एफ का बी वाला समुच्चय है जिसमें फलन जा रहा है, और यहां पर जिससे फलन आ रहा है, दोनों क्या होने चाहिए, बिल्कुल बराबर। तभी मशीनें फिट हो पाएंगी, वरना मशीनें फिट नहीं हो पाएंगी। खैर हम इस पे ज्यादा ध्यान नहीं देते, ये बहुत काम का नहीं है। हाँ, लेकिन आपको यह जरूर समझना है कि भैया जी ओ एफ कहां से कहां जाएगा, ए समुच्चय से सी समुच्चय में, दोनों छुप जाएंगे, तो जी ओ एफ कहां जाएगा, ए से सी में, है ना। यहां पर क्या होगा, ध्यान समझना, इस मशीन में ये वाला भाग छुप जाएगा, ये वाला भाग छुप जाएगा, तो यहां क्या बचेगा, ए, और यहां क्या बचेगा, सी। तो जी ओ एफ कहां से कहां जाएगा, ए से सी में। बात समझ में आ गई। मैं लिख देता हूं, एफ समुच्चय मतलब एफ फलन जा रहा था ए से बी में, और भैया जी जा रहा था बी से सी में, तो ये दोनों छुप जाएंगे, तो जी ओ एफ जो फलन होगा वो कहां से कहां जाएगा, ए से सी में। बात समझ में आ गई। ये बहुत बेसिक बेसिक सी बातें हैं। और जी ओ एफ का मतलब क्या होता है भैया, जी के अंदर एफ एक्स। जैसे मैं आपको छोटा सा एग्जाम्पल दे के दिखाता हूं। जैसे यहां पर देखो, ये पी वाई क्यू का क्वेश्चन है। अगर आप इसको देखो तो ये पी वाई क्यू का क्वेश्चन है। हमसे कहा है फलन एफ है आर से आर, जी है आर से आर, एफ एक्स दिया है कॉस एक्स, जी एक्स दिया है 3x स्क्वायर। हमको भैया फॉग बताओ, मतलब एफ ओ जी, और हमको बताओ जी ओ एफ। एफ ओ जी का मतलब क्या है, कुछ नहीं, एफ के अंदर जी एक्स, और भैया जी ओ एफ का मतलब क्या है, जी के अंदर एफ एक्स। अब निकालोगे कैसे, बहुत सारे बच्चे इसमें परेशान होते हैं, सर कैसे निकालें हम। देखो कुछ मत करो, एफ एक्स और जी एक्स आपको दिया है, यहां पर एफ जी एक्स का मतलब है कि एफ के अंदर जी एक्स रखा गया। तो एफ एक्स क्या था, कॉस एक्स। सबसे पहले एफ एक्स लिखो, एफ एक्स क्या था, कॉस एक्स। अब एफ के बाजू में जी एक्स बिठाओ, तो आपने एक्स की जगह पे जी एक्स रखा, तो यहां पर एक्स था, तो यहां भी जी एक्स हो जाएगा, काम खत्म। अच्छा अब जरा ध्यान से देखो, जी एक्स क्या था, 3x स्क्वायर। इसको समझने में कठिनाई होगी तो ध्यान से समझना। एफ एक्स क्या था, कॉस एक्स, हमें एफ के बगल में जी एक्स बिठाना था, तो हमने एफ एक्स को उठाया, जहां एक्स था हमने वहां जी एक्स बिठा दिया, तो जहां एक्स था वहां जी एक्स बैठ गया। अब असलियत में देखो तो जी एक्स क्या है बच्चा, 3x स्क्वायर, और यहां क्या है, एफ ऑफ जी एक्स, मतलब ऑटोमेटिक ये क्या बन गया, एफ ओ जी। तो एफ ओ जी हमारे पास क्या आ चुका है,
कॉस के अंदर 3x²। अच्छा, अब जरा बात करते हैं किसकी, अब जरा बात करते हैं भैया g ऑफ fx की, मतलब g के अंदर fx की। तो यहां पर आपको यह समझना है कि भैया g के अंदर fx का मतलब क्या है कि सबसे पहले gx रहा होगा। तो gx क्या है, ध्यान से देखो, gx है 3x²। अच्छा, किसी ने g के बगल में fx बिठाया है, तो x को हटा के किसी ने g के बगल में fx को बिठाया होगा, तो जहां x बैठा है वहां क्या बिठा दो, fx। तो यहां x² था तो fx का स्क्वायर। fx क्या है, cos x, तो यहां क्या हो गया 3 cos x का स्क्वायर, तो ये क्या हो गया 3 cos² x। बात समझ में आ गई। ध्यान से अगर आप देखो तो ये क्या है, g के अंदर fx मतलब गॉफ, तो गॉफ हो गया 3 cos² x और फॉग हो गया cos 3x²। ध्यान से देखो, ये क्या है, फॉग। तो फॉग हमारे पास आया कुछ, गॉफ हमारे पास आया कुछ। फॉग क्या है, cos के अंदर 3x², cos के अंदर 3x²। और भैया गॉफ क्या है, मतलब GOF वो है 3 cos² x। क्या ये दोनों बराबर हैं, तो यार ये अलग फलन है, ये अलग है। तो कहने का मतलब ये है कि फॉग भैया यहां पर गॉफ के बराबर नहीं है। तो यहां पर हमसे पूछा है सवाल, क्या हमसे सवाल ये पूछा है कि क्या FOG बराबर GOF, हम कहेंगे नहीं। बात समझ में आ गई। ये बहुत बेसिक बेसिक सी बात है। जैसे मैं आपको एक छोटा सा उदाहरण और देता हूं, जैसे मैं आपको छोटा सा उदाहरण और देता हूं। मान लो जैसे fx था हमारे पास x² और gx था हमारे पास x की पावर 1/2, ठीक है। अब मुझे यह बताओ कि फॉग क्या होगा। तो फॉग का मतलब है f के अंदर gx। अब f के अंदर gx कैसे निकालोगे आप, तो सबसे पहले आप देखो कि fx क्या है भाई, क्योंकि हमें f के बाजू में gx बिठाना है ना, तो पहले fx देखो। तो fx है x²। अब x की जगह पे gx बिठा दो, मतलब जहां पर x था वहां पर आपने क्या बिठाया, gx। तो यहां भी x था तो यहां क्या हो जाएगा gx, लेकिन इस तरफ था x का स्क्वायर तो gx का स्क्वायर। gx क्या था, x की घात 1/2, तो यहां पर gx है x की घात 1/2, स्क्वायर पहले से था, 2 से 2 कट गया, आंसर आया x। बात समझ में आ रही है। जैसे मैं आपको एक छोटा सा, ध्यान से देखो, तो ये हमारे पास सॉल्यूशन हो जाएगा। जैसे इसी सवाल का ध्यान से देखो, सॉल्यूशन क्या है, स्टेप बाय स्टेप सॉल्यूशन। जैसे फॉग हमें ज्ञात करना था, तो फॉग का अर्थ है कि किसी ने f के अंदर gx रखा होगा। तो सबसे पहले fx देखो, fx क्या है cos x, gx क्या है 3x²। फॉग का मतलब है f के अंदर gx रखना। तो आप क्या करो भैया, gx क्या है 3x², तो f के बाजू में आप क्या करो 3x² रखो, मतलब x को हटा के 3x²। x को हटा के 3x² रखोगे तो भैया cos हो जाएगा 3x²। ये थोड़ा सा कंफ्यूजिंग है, तो मैं ये चाहूंगा कि आप इसको मत देखो, जो मैंने तरीका बताया है बस केवल उस पर ध्यान दो। ये तरीका मत देखो, अब ये देखो भाई, FOG आपसे पूछा है तो f के अंदर gx पूछा है, तो पहले fx देखो, फिर x की जगह gx रखोगे तो दाईं तरफ भी x की जगह gx हो जाएगा, FOG आ जाएगा, GOF आ जाएगा। जैसे मैं आपको एक सवाल बताता हूं, जैसे मैं आपको एक सवाल बताता हूं, एक बहुत अच्छा प्रश्न है और ये PYQ है, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है और ये 1 नंबर में आया था, प्री बोर्ड में आ चुका है पहले तो, है ना, ये प्री बोर्ड में आया है, उसके पहले PYQ में आया है, हाफ ईयरली वगैरह में भी आ सकता है। थोड़ा सचेत रहो, क्वेश्चन अच्छा है। प्रश्न क्या है, प्रश्न ये है कि भैया हमको दिया है यहां पर कि दिया गया है कि fx क्या है हमारे पास, fx है 1 - x की पावर 3 और उसकी पावर 1/3। तब हमसे क्या पूछा है, हमसे पूछा है कि FOF क्या होगा। 4 ऑप्शन दिए गए थे बच्चा आपको, पहला 1 दिया गया था, दूसरा आपको x² दिया गया था, तीसरा आपको x दिया गया था और चौथा आपको दिया गया था x की पावर 1/3। ये आपको दिया गया था, ये आपको 4 ऑप्शन दिए गए थे। ये प्री बोर्ड का क्वेश्चन है, PYQ है, NCERT में नहीं है शायद, लेकिन हाँ ये अच्छा क्वेश्चन है, मतलब वेरी गुड क्वेश्चन है। तो इसको आप कैसे करोगे, ध्यान से समझो, इसको आप कैसे करोगे, मैं नेक्स्ट पेज पे करता हूं। हमसे पूछा था कि भैया FOF क्या होगा, तो FOF का मतलब है भैया f के अंदर fx रखा गया है, ठीक है, मतलब यही तो हमसे पूछा है। तो सबसे पहले हमने समझा कि f के अंदर किसी ने fx रख दिया, तो आप क्या करो, सबसे पहले fx देखो, तो fx क्या था 1 - x की घात 3, इसकी घात 1/3। बात समझ में आ गई। अब यहां पर आप क्या करो, x की जगह पे फिर से क्या रख दो, fx,
x की जगह पे फिर से क्या रख दो, fx। हमें यही चाहिए। तो यहां पर x की जगह पे fx रखा है, तो यहां पर भी x की जगह पे क्या रख दो, fx रख दो। लेकिन fx की पावर है 3, तो 3 लगा देना। फिर उसकी पावर है 1/3, तो 1/3 लगा देना। अब यहां से fx का मान आपको मालूम है, कहां मालूम है, fx का मान देखो दिया है। fx का मान क्या है बच्चा, fx का मान है 1 माइनस x की घात 3 इसकी पावर 1/3। इसको उठाओ यहां रख दो fx की जगह पे, तो क्या हो गया देखो, बाहर 1 बैठा रहेगा। fx की जगह पे ध्यान से समझना, fx की जगह पे आप रखोगे 1 माइनस x की घात 3 इसकी घात 1/3। ये क्या है fx, लेकिन इसकी पावर है 3 यहां बैठेगी और उसकी पावर है 1/3 यहां बैठेगी। सबसे पहले कौन कटा, तो भैया 3 से 1/3 कटा। यहां अंदर ही अंदर क्या बचा, अंदर ही अंदर बचा 1 माइनस का 1। ध्यान से समझो, माइनस का गुणा हुआ प्लस से तो 1 माइनस का 1, माइनस का गुणा हुआ माइनस से तो प्लस हो गया, प्लस x की घात 3 इसकी घात 1/3। 1 से 1 कटा। फिर यहां क्या बचा, x की घात 3 ऊपर बचा 1/3, 1/3 से 3 कटा, क्या बचा, x बचा। तो सही आंसर क्या है हमारे पास भैया, x है। ये इसका सही आंसर होने वाला है। तो ऐसे अच्छे अच्छे लेवल के क्वेश्चंस आपसे पूछे जाते हैं, आप समझ रहे हो। मतलब ये बहुत बेसिक बेसिक सी बातें हैं। तो ये किस पे बात हुई, फलनों के संयोजन पे। अब हम लोग थोड़ा सा आगे चलते हैं और आज का आखिरी टॉपिक पढ़ते हैं भैया, व्युत्क्रमणीय फलन। तो व्युत्क्रमणीय फलन क्या होता है, एक अगर फलन x से y जा रहा है, ये व्युत्क्रमणीय फलन कब कहलाता है, यदि ये सारी कंडीशन छोड़ दो आप, ये सारी कंडीशन छोड़ दो आप ये समझो कि यदि f हमारे पास व्युत्क्रमणीय है तो अनिवार्यतः रूप से एक एकी आच्छादक दोनों होता है। मैंने आपको समझाया था स्टार्टिंग में ही कि अगर किसी भी फलन का हमें व्युत्क्रम निकालना है तो उसे एकेकी भी होना पड़ेगा, उसे आच्छादक भी होना पड़ेगा। और विलोमतः यदि f हमारे पास एकेकी है, आच्छादक है, तो f अनिवार्यतः क्या होगा भैया, व्युत्क्रमणीय होगा। इसे हम कैसे लिखते हैं, f इनवर्स से लिखते हैं। बात समझ में आ गई। तो हम यहां पर लिखेंगे भैया फलन f का प्रतिलोम हम कहते हैं और इसे प्रतीकात्मक रूप में f इनवर्स के द्वारा लिखते हैं। जैसे आप ये समझो कि अगर फलन जा रहा था a से b में, तो भैया आपको यह समझना है कि f इनवर्स कहां से कहां जाएगा, b से a में जाएगा। अच्छा, अब देखो मैंने केवल इतनी बात आपको बताई है कि जैसे कोई फलन है तो इसको एकेकी भी होना पड़ेगा और उसके साथ साथ आच्छादक भी होना पड़ेगा, तभी वो फलन क्या होगा भैया, तभी वो फलन व्युत्क्रमणीय होगा। या दूसरी भाषा में आपको यह समझना है कि अगर कोई भी फलन व्युत्क्रमणीय है, अगर कोई भी फलन व्युत्क्रमणीय है तो इसका मतलब वो एकेकी रहा होगा, आच्छादक रहा होगा। जैसे मैं आपको सवाल बताता हूं, ध्यान से समझो। हमसे बोला है कि मान लीजिए कि फलन n समुच्चय से y समुच्चय में जा रहा है। y समुच्चय क्या है हमारे पास, y समुच्चय हमारे पास ये है, y समुच्चय हमारे पास ये है ना, y समुच्चय हमारे पास ये है। अच्छा, हमें उससे मतलब नहीं है, हमें उससे मतलब नहीं है, हमें यहां मतलब है फलन से। हमसे कहा है कि सिद्ध कीजिए, हमसे कहा है कि सिद्ध कीजिए कि f व्युत्क्रमणीय है। अगर कभी भी व्युत्क्रमणीय सिद्ध करने के लिए आ जाए तो एकेकी सिद्ध करें और एकेकी के साथ साथ आच्छादक सिद्ध करें। बात समझ में आ गई। एकेकी सिद्ध करेंगे आप, आच्छादक सिद्ध करेंगे, ठीक है। एकेकी आच्छादक दोनों सिद्ध करेंगे। सिद्ध करने का तरीका मैंने आपको बता रखा है पहले, तो अब इसमें ज्यादा परेशान नहीं होना। हां, आपसे कहा गया है कि भैया प्रतिलोम फलन भी ज्ञात करें, तो यहां पर मैं आपको बताता हूं कि प्रतिलोम फलन ज्ञात करने की विधि ये थोड़ी सी इंपॉर्टेंट है। प्रतिलोम फलन ज्ञात करने की विधि, ज्ञात करने की विधि। तो ये कैसे ज्ञात करेंगे आप लोग, ध्यान से समझना, ये बड़ा आवश्यक है। कैसे ज्ञात करेंगे आप लोग, सबसे पहले आप यहां पर फलन को लिखें। तो फलन क्या था हमारे पास, fx था 4x + 3, लिख लो। हां, fx को फटाफट से y मान लो, क्योंकि मैं आपको बता चुका हूं y बराबर क्या होता है fx, तो fx को y लिख लो। तो y बराबर 4x + 3। अब देखो वही काम, y बराबर कुछ ना कुछ x दिया है, आप x बराबर कुछ ना कुछ y निकालो। तो 3 को इधर भेजोगे तो y - का 3, यहां बचेगा 4x, यहां 4 को नीचे भेजो, 4 को यहां नीचे भेजो, तो यहां क्या हो जाएगा, y - 3/4 बराबर में x। अब यहां आपको छोटा सा बदलाव करना है, वो बदलाव आप याद कर लो, बदलाव आप याद कर लो तो आपको बड़ी आसानी होगी। क्या बदलाव करने हैं, जहां आपको x दिख रहा है वहां पर क्या रख दो फटाफट, f इनवर्स x, और जहां पर y दिख रहा है आपको वहां क्या कर दो आप x। नहीं समझे, मैं आपको बताता हूं। x की जगह पे f इनवर्स x,
अच्छा, जहां y था केवल y को बदलना है, तो y की जगह क्या हो गया x, तो x माइनस 3/4, ये आपका हो गया इनवर्स। तो बस आपको कुछ बदलाव याद करने हैं, बात समझ में आ रही है? तो कहानी यहीं तक थी, इससे ज्यादा हमें कुछ भी नहीं पढ़ना है, बाकी मैं आपको बचा हुआ कल बता दूंगा। बात समझ में आ रही है मित्र? बिल्कुल भी परेशान नहीं होना है। तो जल्दी से एक बार चैट पे बता दो यार, क्या यहां तक की बातें समझ में आ गई हैं? यस बच्चा लोग, जल्दी से मुझे बता दो, क्या यहां तक की बातें समझ में आ गई हैं? यस और नो। मजा आ गई हो तो समरी भी, मतलब समरी कह रहा हूं, मजा आ गई हो तो चैट पे लिख देना यार दोस्त। सर समझ नहीं आ रहा है, अच्छा ठीक है खुशी जी, एक बार रिवाइज कर लेना आप लोग। देखो यहां पर जो फलन होती है वो मशीन का काम करती है, बात समझ में आ रही है? जो फलन होती है वो यहां पर मशीन का काम करती है। जैसे आप यहां पर मान लो एक मशीन है जो वर्ग बनाती है, तो 2 डालोगे 4 मिलेगा, 4 डालोगे 16 मिलेगा, 5 डालोगे 25 मिलेगा, x डालोगे तो x स्क्वायर मिलेगा। हम यहां पर यह समझते हैं जो हम डालते हैं वो है x, जो मिलता है वो है y। तो अगर x डालोगे तो x स्क्वायर मिलेगा, मतलब y क्या है, x स्क्वायर। समझ में आ रहा है? चलो, अब नहीं समझ में आ रहा है, चलो ओके सर एक बार रिपीट कर दो। ओके कौन सा? ये वाला। देखो कुछ करना नहीं है, एफ ओ एफ का मतलब है एफ के अंदर एफ एक्स। तो आप सबसे पहले एफ एक्स पकड़ो, एफ एक्स पकड़ने के बाद आप एक्स की जगह पे केवल क्या करो, एफ एक्स रख दो वापस से। तो यहां पर एक्स था तो वहां क्या हो जाएगा, एफ एक्स। एफ एक्स आपको मालूम है, हल कर लो, आंसर आएगा एक्स। इसको समझने में थोड़ा टाइम लगेगा आपको, आपके सीनियर लोगों को भी उतना अच्छे से समझ में नहीं आया था पहली बार में, लेकिन धीरे धीरे प्रैक्टिस करी थी, उनको समझ में आ गया था। यस फटाफट से एक बार बता दो यार। सर ये वाला क्वेश्चन नहीं समझ में आया, कौन सा? ये वाला नहीं, इसमें तो कुछ है ही नहीं। प्रांत और परिसर व सहप्रांत नहीं समझ में आया भैया, समझा दो दोबारा से। खुशी जी, प्रांत का मतलब है हमारे पास जहां से फलन निकलता है, सहप्रांत का मतलब है जिस समुच्चय में जाता है, और परिसर का मतलब है कि सहप्रांत में वो अवयव जो हमें मिल सकते हैं, है ना, वो होता है परिसर। क्यों भैया मैथ्स की कौन सी बुक सही रहेगी? एनसीईआरटी, बाकी मेरे नोट्स। बात समझ में आ गई? चलो बेहतरीन। और कौन कौन है हमारे पास? अच्छा, जीओएफ एफओजी नहीं समझ में आया दिव्यांश। एफओजी का मतलब है एफ के अंदर जीएक्स, और जीओएफ का मतलब है जी के अंदर एफएक्स। यस जल्दी से मुझे बता दो जी, यहां पर मैं पोल दे रहा हूं आपको फटाफट से, तो मुझे पोल पे बता दो यार, क्या सारी बातें समझ में आ गई फटाफट से? अगर थोड़ा बहुत नहीं समझ में आया तब भी यस कर देना। अगर लगता है पूरी क्लास ही ब्लंडर हो गई हमसे कि यार कुछ भी नहीं समझ में आया, मास्टर क्या पढ़ा रहा है कुछ बुद्धि में घुस ही नहीं रहा है, तो नो कर देना। बाकी अगर ठीक ठाक चल रहा है, देखो थोड़ा बहुत नहीं समझ में आएगा तुम्हें, थोड़ा बहुत नहीं समझ में आएगा, कोई बात नहीं, मैं रिपीट कर दूंगा, ठीक है? यस बच्चा लोग फटाफट से बताओ। सर रिपीट, अच्छा क्या बता दूं श्वेता जी? ये वाला देखो, मैंने इतने कहा कि भैया एफ एक्स और जी एक्स दिया है, तो एफओजी क्या होगा, एफ के अंदर जी एक्स, जीओएफ क्या होगा, जी के अंदर एफ एक्स। एफ एक्स क्या है, कॉस एक्स, एक्स की जगह पे जी एक्स, मतलब एक्स की जगह पे जी एक्स, तो एफ जी एक्स हो जाएगा कॉस 3x स्क्वायर। क्यों? क्योंकि जी एक्स क्या है, 3x स्क्वायर। वैसे ही हमारे पास जी एक्स था 3x स्क्वायर, एक्स की जगह पे एफ एक्स, तो हो जाएगा जीओएफ यानी कि 3 कॉस स्क्वायर एक्स। काम खत्म। बात समझ में आ रही है? सर जीओएफ एफओजी नहीं समझा सोनाली, डीपीपी से क्वेश्चंस करना, आपको समझ में आ जाएगा किस तरह से सवाल करने होते हैं। अभी तो केवल एक सवाल कराया है, अभी तो मैंने आपको टॉपिक बताया है, थोड़ा सा टॉपिक मैंने आपको दिखाया है कि भाई देखो ये लेवल है, अभी तो और ऊपर जाएंगे, परेशान मत हो, ठीक है? चलो बेहतरीन। यस सर आज समझ में नहीं आ रहा है, प्रिंस जैन जी आएगा, समझ में आएगा जब कुछ नई चीजें आप पढ़ते हो ना, जैसे ये सारी बातें ना, देखो ये चित्र कहीं नहीं मिलेगा आपको, बड़ी मेहनत से यार बनाया है, फिर उसको यहां प्रिंट किया है ना? यस अरे श्रद्धा प्रजापति जी, देखते हैं डाउट, देखते हैं, परेशान ना हो, इतने सारे डाउट हैं बच्चा लोग है। सर रिपीट कर दीजिए, क्यों भैया मैथ्स की? अच्छा ठीक है, चलो सर डाउट थोड़ा सा इसमें इसे समझा दीजिए। गेस्ट कौन सा? यस इसमें देखो मैंने ये बोला कि भैया ये प्रांत है, ये सह प्रांत है, अगर ये एक ही है तो एक का तीर एक को, दो का दो को, तीन का तीन को, या एक का किसी को वगैरह वगैरह लगेगा तो सबको। अगर सबको तीर लग गया 1 2 3 में सह प्रांत में, तो कैसा हो जाएगा, आच्छादक हो जाएगा। बात समझ में आ रही है? चलो चलो बाकी बचे हुए डाउट मैं आपको आगे समझा दूंगा। बात समझ में आ गई? तो इन्वर्टिबल फंक्शन का मतलब होता है व्युत्क्रमणीय फलन। यस प्रांजल जी मैं देखता हूं। इनटू ऑन टू क्या है सर? किट्टू बता चुका हूं। इनटू का मतलब जब रेंज भैया छोटी हो जाए कोडोमेन से, ऑन टू का मतलब जब बराबर हो जाए। हाँ इसी क्वेश्चन से शुरुआत करूंगा, डोंट वरी मोहम्मद आसिफ जी, लास्ट वाला रिपीट कर दूंगा पीवाईक्यू वाला समझा दूंगा एक बार फिर से। भैया आप तो मैथ के ज्ञाता हो। अरे नहीं भाई, जीओएफ इन सबका फुल फॉर्म क्या होता है? जीओएफ का मतलब है जी के अंदर एफएक्स है। सर आज गुस्से में थे, ज्यादा पढ़ा दिया। अरे नहीं आराध्या जी ज्यादा। हेलो हर्ष जी, यस डाउट देख रहे हैं मोनू जी,
यस यस, है ना। चलो बेहतरीन। तो बहुत सारे बच्चे थे यहां पर, है ना। अरे परेशान ना हो, अरे नहीं हटा है पूर्णिमा जी, सिलेबस से कब हटा है ये वाला, कहां से देख के आ रहे हो तुम लोग। क्वेश्चन दिखा देंगे अभी, आप कहोगे सर जी आया था, अरे नहीं हटा है, चपड़ गंजू, आय राम। चलो यस बच्चा लोग, हाँ 94% बच्चों को समझ में आया है। जो 3 से 4% बच्चे हैं, 5% बच्चे हैं, प्लीज आप लोग हताश मत होइए, बिल्कुल भी परेशान मत होइए। मैं आपको समरी दे देता हूं। देखो समरी का मतलब यह है कि मान लो हमें fx और भैया gx यहां पर दिया गया है, fx और gx यहां पर दिया है, तो हमसे यहां पर संयोजन किसका किसका पूछ सकता है। संयोजन यहां पर आपसे पूछेगा या तो FOG का, या तो पूछेगा GOF का, या तो पूछेगा FOF का, या तो पूछेगा GOG का। FOG का मतलब होता है F के अंदर GX, फिर से बता रहा हूं। GOF का मतलब होता है G के अंदर FX, FOF का मतलब होता है F के अंदर FX, और भैया GOG का मतलब होता है G के अंदर GX। बात समझ में आ गई। फिर मैंने आपको यह समझाया कि कोई भी फलन व्युत्क्रमणीय कब होगा, जब वो भैया हमारे पास एकैकी हो, और एकैकी के साथ साथ भैया वो क्या हो, आच्छादक हो। या दूसरी भाषा में कहें, अगर कोई एकैकी है, आच्छादक है, तो व्युत्क्रमणीय होगा ही होगा। फिर मैंने आपको यहां पर एक विधि बताई है व्युत्क्रम ज्ञात करने की, उसको अच्छे से समझ लेना। बाकी सवाल हम लोग नेक्स्ट क्लास में जरूर करेंगे। तो होमवर्क ये है कि डीपीपी लगा लो, कल फिर मिलेंगे अच्छे अच्छे प्रश्नों के साथ। 10 प्रश्न होंगे, रिवीजन जरूर कर लो यार दोस्त, फटाफट से रिवीजन लेक्चर का जरूर कर लो, लास्ट मतलब 1 से लेकर के 8 तक का। फिर उसके बाद एनसीईआरटी अब आप पूरी लगा सकते हो। एनसीईआरटी में जो भैया चैप्टर नंबर 1 है संबंध एवं फलन, उड़ा दो पूरा, चाहे आपके एग्जाम्पल्स हो चाहे आपकी एक्सरसाइजेस हो, जरूर लगा लो। उसके बाद बस गाइडर भैया से पढ़ रहे हो, एंजॉय करते रहो दोस्तों। लव यू ऑल, टाटा बाय बाय, जय हिंद। अच्छे से पढ़ते रहो, मुस्कुराते रहो, स्वस्थ रहो, मस्त रहो। सभी को नमस्कार, बहुत सारा प्यार, बहुत सारा आभार। बस यही कहूंगा लास्ट में कि जाते जाते कर्म करो तो फल मिलता है, आज नहीं तो कल मिलता है, और कुआं जितना गहरा हो मीठा उतना जल मिलता है। कुछ बच्चों को जैसे शिवम है, पीयूष है, उसके अलावा अभिनव है, तौफिक है, बीनू है ना, कुछ बच्चों को अंकित है, कुछ बच्चों को अगर नहीं समझ में आया है, स्वाति है ना, श्रद्धा है, यस, कुछ बच्चों को नहीं समझ में आया है, तो हम यहां पर परेशान नहीं होंगे, हम लोग नेक्स्ट क्लास में जरूर पढ़ेंगे इसको। तब तक के लिए मैं बस यही कहूंगा, आराम से पढ़ते रहिए, मुस्कुराते रहिए। अभी एक क्लास और बची है, मैं फिर से समझा दूंगा, ठीक है। यस, श्रद्धा प्रजापति, डाउट सबके देखता हूं, परेशान बिल्कुल भी मत हो। तो लव यू दोस्त, बहुत सारा